उतार चढ़ाव के बीच दबाव के साथ बाजार में आज कारोबार और 16,500 के बेहद करीब आता हुआ निफ्टी बचा हुआ। आखिरी 1.5 घंटा ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत। कैसा रहेगा क्लोजिंग सेशन और क्या करेंगे कल की तैयारी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि बाजार में थोड़ी रिकवरी के आसार आ रहे थे, अब वापस चले गए। डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ा सुधरा था सर, 90 पॉइंट 80 पॉइंट नीचे दिख रहा था। अब डाउ फ्यूचर्स भी वापस 1.25 अंक नीचे, बट वो ब्रॉडर रेंज बाजार ने मेंटेन करी। इस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उससे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या है ये बता दीजिए सर। बाकी बड़ी बातें बताऊं उससे पहले एक बड़ी बात जो अभी अभी मेरी स्क्रीन पर नजर आई मुझे, वो ये कि एक भी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में नहीं। 125 पॉइंट ही गिरा है निफ्टी और बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ही गिरा। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन इंडेक्स एक भी हरे निशान में नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चौतरफा मुनाफा वसूली का माहौल बाजार में है। ये कमजोरी का ट्रेंड दिखा रहा है। आइए पहले बड़ी बातें बता दूं। लगातार दूसरे दिन बाजार कमजोर है। 16,500 के नजदीक अब आता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी भी 36,500 के नीचे 36,400 के करीब है। आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, जिन्हें आप डिफेंसिव मानते हैं, ये तीनों ही कमजोर हैं और रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में ऑटो और बैंक भी कमजोर ही आपको नजर आएंगे। रिकॉर्ड निचले स्तरों पर जोमेटो है, 2 दिन में 20% से ज़्यादा टूट चुका है और हमने समय से पहले आपको बता दिया कि किस तरह से जो कुछ भी प्री आईपीओ शेयर होल्डिंग है उसका लॉक-इन खत्म होने वाला है और उसका क्या असर हो सकता है आप देख सकते हैं। समय पर आपको चेताने की, अगर आपने एक्शन लिया तो 20% नीचे स्टॉक आपको इस वक्त दिखेगा। डाउ फ्यूचर्स 1.25 अंक नीचे है। यूरोप में मिला जुला सा कारोबार है इस वक्त। ये है अब तक का रुझान। और 2 बड़े नतीजे भी आ गए अनिल जी, और दोनों ही अच्छे रहे। बजाज ऑटो तो आप कह सकते हैं अनुमान से थोड़ा बेहतर रहा, तिमाही दर तिमाही सुस्ती भी दिखी, बट एशियन पेंट्स शानदार नतीजे आते हुए दिखे हैं और वहां पर भी हमने देखा स्टॉक पर एक रिएक्शन आया। तो कंजम्पशन बेस्ड नतीजे अच्छे आ रहे हैं सर, और मार्जिन पर भी वैसा कुछ बड़ा दबाव नहीं। इनफैक्ट एशियन पेंट्स के तो बढ़िया ही मार्जिन आते हैं। रिजल्ट अच्छे हैं, नहीं तो मतलब खराब रिजल्ट पे पिटाई हो रही है, अच्छे रिजल्ट पे तो खैर हो ही रही है। आप देखिए कल के एक भी अच्छे रिजल्ट पर कोई एक्शन अच्छा नहीं आता दिखा, चाहे वो एक्सिस हो, टाटा स्टील हो, बाकी सारे स्टॉक्स लगभग सारे। एक टेक महिंद्रा खराब था, वो बढ़िया एक्चुअली उल्टा हो रहा है अभी यहाँ पे सर। तो हमारा अंदाजा जो था कि एक्सिस और टाटा स्टील लोगों को पसंद नहीं आएगा, खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए टाटा स्टील में, वही होता दिखा। एक्सिस में सिर्फ छोटी सी चीज है कि लोन डी ग्रोथ आई है, उसके दम पर आप देखिए स्टॉक 3% नीचे है। तो ये है, आपको नतीजों में थोड़ा सा बारीकी में अंदर जाकर देखना होगा। IEX क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें 20% EBITDA डाउन है, उसका असर आपको दिखता है। तो कई सारी चीजें ऐसी है जो बारीकियां आपको नतीजों में समझ में आती है, वो देखना समझना बहुत जरूरी है। वो इनसाइट अगर आपको मिल जाए तो आपका एक ट्रेडिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, अब जहां तक बाजार का हाल है दीप, अच्छी बात यह है कि बाजार अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर है। 16,475, 16,525 हमने जो बोला था एग्जैक्टली वहीं से घुमा है। 16,495 का लो है, दिन के लो पॉइंट पर वापस आता हुआ दिख रहा है। अगले 1.5 घंटे में आपको फ्रेश कमजोरी तभी फील करनी जब 16,475 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। अगर 16,475 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आपके लिए 16,350 तक का रास्ता खुलता है, जो अब से लेकर कल तक का हो सकता है या गुरुवार तक का, एक्सपायरी के दिन तक का हो सकता है। और जहां से आपने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया वो है 16,225 से 16,350 की रेंज। तब आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल वो होगी। ध्यान से सुन लीजिए फिर से, 16,475, 16,525 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है। इसके नीचे ट्रेड करने पर, बंद होने पर 16,225, 16,350 की रेंज अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी, जो टूटेगी नहीं, और टूटेगी तो सिर्फ और सिर्फ फेड की वजह से, अदरवाइज नहीं ना। तो अच्छी बात। अगर फेड बहुत कुछ खराब कर दे तो तब भी चांस कम है कि आप 16,275, 16,350 को तोड़ें। 16,225, 16,350 को मैं राउंड फिगर कर दूं इसको, 16,200 से 16,350। आप, मुझे भी बोलने में इजी रहेगा, आपको भी याद रहेगा। करेक्ट सर। तो ये वो रेंज है जिस पर फोकस करना है गुरुवार तक के लिए। ठीक है। अभी के लिए आज आपको 16,475 के नीचे बंद नहीं होना है। अगर आप 16,475 के नीचे बंद होते तो क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस आज ट्रिगर हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। अब आइए बैंक निफ्टी, 36,200 से 36,350 सपोर्ट रेंज है आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। और आज का लो दीप देखिए 36,342 का ये स्पॉट लेवल पर एग्जैक्टली अपने सपोर्ट रेंज से बैंक निफ्टी भी घूमा है। सो अगर आप 36,200, 36,350 की रेंज को आज होल्ड करते हैं, कोई दिक्कत वाली खास बात नहीं है। फ्रेश कमजोरी आपको तब मिलेगी फेड की मीटिंग के बाद, अगर आप 36,000 को तोड़ते हैं तो 36,075 है वो प्रिसाइजली लेवल। मैंने राउंड फिगर में 36,000 लिखा है। 36,075, 36,200 अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। वहां पर करेक्शन आप पूरा कर लेंगे, ठीक उसी तरह से करेक्शन पूरा करेंगे जैसे आपने करेक्शन 16,350, 16,200 की रेंज में पूरा करना है। सो अब आगे आज के लिए आपको जो 2 लेवल ध्यान में रखने, 16,475, 16,525, 36,200, 36,350। गुरुवार तक के लिए जो याद रखना है 16,200, 16,350 और
36,200 सिंपल। अंडरस्टूड सर, ठीक है। तो ब्रॉड लेवल्स आपके सामने हैं। आज के लिए बाजार ने अपनी रेंज को डिफेंड किया, बट वापस उसी लेवल्स के आसपास आते हुए दिख रहे हैं जहां से बाजार संभले थे। देखते हैं कैसा रहेगा आखिरी 1.5 घंटा ट्रेड के लिए। थोड़ी देर में डेटा भी समझेंगे, एनालिसिस से लेंगे उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी भी। सारे एक्सपर्ट्स भी हैं तैयार। आइए करते हैं सबका स्वागत। सबसे पहले देख लेते हैं इस समय की खबरें क्या हैं और इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं। एक इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट से भी करने वाले हैं हम चर्चा। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स इस समय के। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से निफ्टी से अभी भी लार्सन एंड टूब्रो इसके नंबर्स आने बाकी हैं, पोस्ट मार्केट एक्सपेक्टेड है। इसे साथ ही एफएनओ स्पेस से टाटा पावर और यूनाइटेड स्पिरिट्स इसके भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से 2 दिन की एफओएमसी बैठक की तो ऑलरेडी शुरुआत हो ही चुकी है और यहाँ पर यूएस के जो न्यू होम सेल्स डेटा है जून महीने के, वहाँ पर भी हमारा फोकस बना रहेगा। 27 जुलाई कल के दिन में निफ्टी से बजाज फाइनेंस, साथ ही मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स, ये 3 कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। और एफएनओ स्पेस से बायोकॉन, कोलगेट, कोरोमंडल इंटरनेशनल, लॉरस लैब और साथ ही यूनाइटेड ब्रिवेज के भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा एमआरएफ, हीरो मोटोकॉर्प, यूपीएल और साथ ही प्राज इंडस्ट्रीज के शेयर। और ब्याज दरों पर फैसला फाइनली फेड कल सुनाता हुआ दिखेगा। 28 जुलाई गुरुवार यहाँ पर निफ्टी से बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज, साथ ही नेस्ले और एसबीआई लाइफ और श्री सीमेंट, ये स्टॉक्स अपने नंबर्स पेश करेंगे। एफएनओ स्पेस की लंबी सूची है, चुनिंदा नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, जुबलेंट फूडवर्क्स, एम&एम फाइनेंशियल सर्विसेज, निपॉन लाइफ इंडिया, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जैसे स्टॉक शामिल है। टीवीएस मोटर फंड जुटाने पर भी बोर्ड बैठक करेगा और साथ ही बजाज फिनसर्व की तो शेयर विभाजन और साथ ही बोनस शेयर जारी करने पर नतीजों के साथ साथ इस पर भी बोर्ड बैठक होगी। डीजीसीए की जो प्राथमिक जांच हुई है उसके अनुसार जितनी भी एयरलाइंस हैं, जो कंप्लायंस उनको दिए गए थे वो सुनिश्चित उनको करने होंगे 28 जुलाई तक। एक्स डिविडेंड में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, सेल, एसआरएफ, जाइडस लाइफ साइंस जैसे स्टॉक शामिल है। और अंत में यूएस के जो दूसरी तिमाही के जीडीपी डेटा हैं वो भी 28 तारीख को आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल। आइए कुछ नतीजे जो ऑलरेडी आ चुके हैं जिनके बारे में भी हम चर्चा भी कर रहे थे और कुछ नतीजे और कुछ खबरें जो आज की हैं वो भी जान लेते हैं। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं। जी, सबसे पहले एशियन पेंट्स के ऊपर। एशियन पेंट्स में जो नतीजे आए वो हमारे अनुमान से भी काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय में आपको 54% का उछाल दिखेगा। मार्जिन्स में देखेंगे, मार्जिन्स में भी बीट है, 16.3% से बढ़कर 18.1% पर आते हुए दिखे हैं। हमारा अनुमान 17% का था। और मुनाफा देखेंगे, मुनाफा में भी 79% की बढ़ोतरी देखी गई है। उसी के साथ साथ जो कंपनी ने प्रेस रिलीज में कहा है कि जो उनके वॉल्यूम्स आए हैं वो 6 क्वार्टर के बाद सबसे हाईएस्ट आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो एग्जैक्ट वॉल्यूम का फिगर है वो हमें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में पता पड़ेगा। उसी के साथ साथ सिम्फनी पर भी ध्यान रखिएगा। नतीजे आय में लगभग 43% का उछाल देखा गया है। इबिटा की बात करें, कामकाजी मुनाफा 240% बढ़कर आता हुआ दिखा है और मुनाफा भी 6 करोड़ से बढ़कर 29 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। इंडियन मेटल आय लगभग 38% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे 32% से घटकर लगभग 29% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा देखेंगे, मुनाफे में भी 35% का आपको उछाल देखा गया है। अब आ जाते हैं खबरों के ऊपर। सबसे पहले सन फार्मा पर ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी ने कॉस्मो के साथ एक करार कर लिया है और विनलेवी ड्रग जो है उसके लिए करार किया गया है। और इस ड्रग का उपयोग एक्मे या फिर आप जो समझ रहे हैं मुहासों के ट्रीटमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जापान, ब्राजील, रूस में सप्लाई करने के लिए ये करार किया गया है। टीसीएस AEMO के साथ उन्होंने TCS ने जो है वो करार कर लिया है। और ये करार जो करा है ऑस्ट्रेलिया में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है ये करार किया गया है। IDBI बैंक पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इंडिया रेटिंग्स ने जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है वो बढ़ाई है, वो A से बढ़ाकर उन्होंने A+ कर दी है। टाटा मोटर्स, इंडियन बैंक के साथ उन्होंने करार किया है। करार किस लिए किया है? क्योंकि जो कार लोन के लिए इंडियन बैंक ने टाटा मोटर्स के साथ करार कर लिया है। और अंत में मेरे पास ब्लॉक डील्स हैं जिसमें जोमेटो 1.3 करोड़ शेयर्स, विप्रो 10 लाख, HDFC लाइफ 15 लाख और उसी के साथ साथ सफायर फूड्स लगभग 22 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। तो करीब 3.5% इक्विटी सफायर फूड्स के हमने आज एक्सचेंज होते हुए देखी। बड़ी ब्लॉक डील वहां पर हुई और कुछ और भी बड़ी ब्लॉक डील्स आपके सामने हैं। इस हिसाब से तो कल फिर जोमेटो पे लिंक करना पड़ेगा। तो करना ही पड़ेगा 100%। काम मजबूत है अरमान का, है फिक्स हो गया है। बहुत बढ़िया, एक बार में 3-4 दिनों का वो सेटल करना। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो आइए जोमेटो पर फोकस, सफायर फूड्स और भी कई सारे स्टॉक्स हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हैं तैयार, करते हैं सबका स्वागत। राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, हिमांशु जी और नितिन जी भी हमारे साथ हैं तैयार। बिगुल, एज इज ट्रेडिशन, वागले साहब के लिए वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। मुझे बेचना है अशोक लेलैंड। 145 का लेवल अभी अभी ब्रेक हो रहा है। 144.80, 144.60 के करंट भाव पे बेचिए। 147 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 2 सवा 2 रुपए की रिस्क होगी।
मुझे लगता है ये 137 तक जाने के लिए तैयार है, जो आपको आज और कल में मिलना चाहिए। यहाँ से एक 7 से 8 रुपए के नीचे डाउनसाइड में देखा। तो ये है आपके लिए अशोक लेलैंड में वागले साहब की तरफ से बिकवाली करने की राय। आइए अब वक्त है न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट का, और आज मुलाकात करने जा रहे हैं हम नतीजों पर हाल ही की लिस्टेड कंपनी एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड से। एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड हाल ही में लिस्ट हुई थी ये कंपनी 3 जून को, और लिस्टिंग के बाद ये पहले नतीजे हैं। सूरत में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2013 में और देश में तेज़ी से बढ़ती हुई स्पेशलिटी कंपनियों में से एक है। आइए हम पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं, जो कि लिस्टिंग के बाद पहले नतीजे तो इशू प्राइस 642 रुपये थी, लिस्टिंग 700 रुपये के आसपास हुई थी प्रीमियम पर, और उसके बाद स्टॉक लगातार अच्छे एक्शन में रहा है। 900 रुपये के आसपास है, इशू प्राइस से 40% ऊपर है। इस वक्त 11,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। डॉक्टर अमन देसाई जो कंपनी के डायरेक्टर हैं हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 10 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव है उनका स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। डॉक्टर देसाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए, क्योंकि आपसे लिस्टिंग के बाद पहली बार नतीजों पर मुलाकात हो रही है। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके रिजल्ट्स को कैसे देखा जाए, साल दर साल या तिमाही दर तिमाही, YOY या QOQ? अनिल जी, थैंक यू पहले तो हमको वापस यहाँ आपके प्लेटफॉर्म में लेने के लिए एंड मेरे को लेने के लिए, एंड प्लेजर टू बी हियर। हमारे आई थिंक रिजल्ट्स आप QOQ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा rather than YOY। तो मैं तिमाही दर तिमाही बता दूं नतीजे। आय में 8% की बढ़त है, कामकाजी मुनाफा एकदम फ्लैट है 42 करोड़ के सामने 42 करोड़, मार्जिन्स में 2% की कमी आई है, मुनाफा 17.5% बढ़कर आया है, और अदर इनकम 31 गुना बढ़कर 6.25 करोड़ रुपए के आसपास पहुंची है। तो बताएं सर, क्या वजह रही कि मार्जिन्स इस तिमाही में आपके कमजोर रहे, 28.5% से 26.5% आए हैं? मार्जिन 2% से कम हुए हैं। प्योरली रॉ मटेरियल कॉस्ट इम्पैक्ट रहा है हमको ग्लोबल सिनेरियो की वजह से, बट ये काफी स्टेबलाइज हो रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे के आने वाले क्वार्टर में ये मार्जिन ऊपर जाएंगे। सो प्योरली रॉ मटेरियल कॉस्ट सिनेरियो है, एंड ये हमने ऑलरेडी पहले चर्चा की थी और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। साल भर के लिए क्या मार्जिन की उम्मीद रखी जा सकती है सर? 28 to 30% हमारा टारगेट रहा है पहले से ही, और वो हम ऑलरेडी ऑन ट्रैक है उसको हमारे कैलकुलेशन और एस्टिमेशंस के हिसाब से अचीव करने के लिए। डॉक्टर देसाई, अगर मैं अदर इनकम को हटाकर देखूं तो आपका मुनाफा एक्चुअली तिमाही दर तिमाही कम हुआ है। 30.5 करोड़ का आपका मुनाफा है, 6.25 करोड़ का अगर अदर इनकम हटा दें तो 25 करोड़ के आसपास, यानी कि 26 करोड़ के मुनाफे के सामने। तो क्या वजह है कि आपका मुनाफा कम हुआ है, पहली चीज़, और दूसरा ये कि अदर इनकम जो 6 करोड़ की एकदम तेजी से बढ़कर आई है, इसमें क्या पोर्शन है, किस वजह से अदर इनकम बढ़ी है? मुनाफा कम मोर और लेस सेम है मुनाफा, और हमारे एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में कोई बहुत चेंज नहीं हुआ है, एंड सो मुनाफा कम होने का भी कारण मोस्टली रॉ मटेरियल प्राइसिंग से लिंक्ड ही है, जो का थोड़ा डिप हुआ है, और यूटिलिटी कॉस्ट और वो सब भी थोड़ा हाइक हुआ है ग्लोबल सिनेरियो के कारण, तो उसकी वजह से मुनाफा भी थोड़ा सा डिप हुआ है, ज्यादा नहीं है आपने बोला उस हिसाब से। और अदर इनकम में हमको ये वन ऑफ है, मोस्टली हमको FD इंटरेस्ट हुआ था, और MES क्रेडिट, ड्यूटी क्रेडिट और फॉरेन एक्सचेंज का गेन हुआ था, IPO के गेन्स और IPO के प्रोसीड्स के वजह से, जिसको हमने FD में रखा था, और उस हिसाब से ये अदर इनकम्स का जो 6 करोड़ का आपको हाइक मिल रहा है वो वन ऑफ है, और मोस्टली IPO प्रोसीड्स के कारण हुआ। IPO का जो पैसा आया था, जो आपको डिप्लॉय करना था, जब तक वो आया उसका ब्याज की इनकम जो है वो तो शायद अब आगे वाली क्वार्टर्स में नहीं होगा, राइट? ये तो वन ऑफ है। नहीं, थोड़ा होगा पर इतने एक्सटेंट तक नहीं होगा। ओके, अच्छा, तो पूरे साल भर के लिए आपका क्या गाइडेंस है? किस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ आप पूरे साल भर के लिए देख रहे हैं? मार्जिन हम 28-30% बनाए रखेंगे, जैसे मैंने आपको बोला, और रेवेन्यू ग्रोथ बहुत आगे मैं नहीं बोलूंगा, पर डबल डिजिट ग्रोथ फुल्ली एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, प्योरली बिकॉज हमारा एक नई ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग साइट खड़ी हो रही है, जो सिविल कंस्ट्रक्शन हो गया है, रिएक्टर्स इंस्टॉल होने चालू हो गए, और हम ये कैलेंडर ईयर के एंड में, दिसंबर 22 के एंड में हम उसको कमीशन करने वाले हैं, और उसकी कंट्रीब्यूशन हम लास्ट क्वार्टर ये फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 10% के आसपास की आपकी रेवेन्यू ग्रोथ और 28 से 30% के आसपास के मार्जिन। ओके, अच्छा, अब एक चीज़ जो है आपकी लिस्टिंग के बाद जो मैं जानना चाहता हूं, चूंकि आपकी प्रोमोटर्स की स्टेक 87% है ऑलरेडी इस कंपनी में, जाहिर सी बात है कि आपको 75% तक लानी है, लगभग 12% स्टेक और आपको कम करनी है। वो कब तक कम करने का इरादा है?
अनिल जी, ग्रेट क्वेश्चन है और ये हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि एज लेट एज पॉसिबल करें। हमारे कैपेक्स ऑलरेडी प्लान्ड है और उसके तैयारी हो चुकी है। तो द आइडिया विल बी कि हम इसको 2-3 साल जब फेडरल रिक्वायरमेंट है तब हम उसको डाइल्यूट करेंगे। बट वी आर वेरी ओपन। हमारा क्रैम्स बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस काफी एग्रेसिव है, तो उसमें अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन थिंक अबाउट इट। पर अभी के प्लानिंग में ऐसा है कि उसको 3 साल के बाद जब रिक्वायरमेंट है तब करेंगे डाइल्यूट। ओके, तो अभी इस फाइनेंशियल ईयर में आपका स्टेक बेचने का कोई इरादा नहीं है? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ओके, तो करीबन 3 साल तक आप रखेंगे, उसके बाद आप बेचना चाहते हैं। एक और चीज़ है सर कि जो मैं जानना चाहता हूं कि जो हम बड़ी केमिकल कंपनियों के नतीजे देख रहे हैं, चाहे वो SRF हो, नवीन फ्लोरिन हो, उनके नंबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। वहीं मिड साइज, छोटी साइज की फर्म्स के नंबर्स कमज़ोर आ रहे हैं। आप ही के नहीं, और भी कई कंपनियों के ऐसे नंबर्स आए हैं। क्या वजह? बड़ी कंपनियां अपने मार्जिन्स भी इंप्रूव कर पा रही है, उनकी टॉप लाइन ग्रोथ भी स्ट्रांग है। क्या छोटी कंपनियों के लिए कंपटीशन ज़्यादा है या रॉ मटेरियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है जो बड़ी कंपनियों के मुकाबले में? क्या फ़र्क क्या है? डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आई थिंक बड़ी कंपनियों के कैपेक्स प्लान्स और कमीशनिंग और प्लांट टेक ऑफ्स हो रहे होंगे मे बी, इसलिए उनका ग्रोथ मिल रहा है। इन टर्म्स ऑफ मीडियम साइज कंपनीज और स्पेशली एथर की बात करूं, हमारी कंपनी की बात करूं, तो हम काफी एडवांस्ड मॉलिक्यूल्स में है और एडवांस इंटरमीडिएट्स में है। सो क्रूड ऑयल और कमोडिटी का प्राइसिंग प्रेशर इतना हमको नहीं लगता है। और स्पेशली कंपटीशन की बात करें तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं जहां पे इंडिया में कोई और बनाता नहीं है। सो हमारे प्रोडक्ट्स लार्जली इंडिया में कोई कंपटीशन नहीं है। सो हमारा ग्रोथ, आप टॉप लाइन देखेंगे Q1Q तो डबल डिजिट ग्रोथ रहा है हमारा, और Y-on-Y देखेंगे तो भी हमारा डबल डिजिट ग्रोथ रहा है ये क्वार्टर में भी। सो ग्रोथ डिसेंट है, सेम कैपेबिलिटीज से ग्रोथ आ रहा है। सो इसलिए थोड़ा टेल डाउन है, बट नए प्रोडक्शन फैसिलिटीज आ रही है और उसके फर्म और एग्रेसिव प्लान्स है हमारे, तो उससे हमको ग्रोथ मिलेगा ज्यादा। आपका 68% रेवेन्यू आपका ग्लोबल मार्केट से आता है, एक्सपोर्ट से आता है, राइट? और बाहर जो रेसेशन की बातें हो रही है यूरोप में, अमेरिका में, सारा इकोनॉमी थोड़ी सी खराब है। कितना असर आपके एक्सपोर्ट बिजनेस पर पड़ सकता है, इसका कुछ अंदाजा है सर? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रादर जो ये स्लो डाउन हो रहा है वहाँ की इकोनॉमी पर, उसके उनकी एग्रेसिव R&D पाइपलाइंस तो मौजूद है। तो दे आर इंक्रीजिंगली, वो लोग पार्टनर ढूंढते हैं आउट ऑफ देयर रीजन्स, और इंडिया इज द प्रेफर्ड पार्टनर। तो हम नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं देख रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि जो मैं आपके आंकड़े देख रहा हूँ, जून 2021 का 30 जून का जो मेरे पास नंबर है, आपकी ऑर्डर बुक है 229 करोड़, 246 करोड़, माफ़ कीजिएगा। जबकि पिछले साल जून 2021 की 229 करोड़ थी। यानी कि पूरे साल भर में आपकी ऑर्डर बुक सिर्फ 7% ही बढ़ी है। अगर आपकी ऑर्डर बुक में इतनी कम ग्रोथ है, तो फिर आप जो डबल डिजिट ग्रोथ लाने की बात कर रहे हैं और जो आप कह रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स की रिसेशन का इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसे कैसे हैंडल करेंगे आप? हमारा जो अभी एक एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन है, एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज से, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्लांट से, वो तो बना रहेगा, वो रीजनेबल ग्रोथ देता रहेगा। पर रिमेंबर कि हमारा एक नया प्रोडक्शन फैसिलिटी खड़ा हो रहा है, और ये हम एंड ऑफ दिस ईयर करेंगे, जो हम 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं उसमें से, जो इंडिया में कोई और बनाता नहीं है। तो उसकी वजह से हमको सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा। और उसमें से एक प्रोडक्ट हम ऑलरेडी एज वी स्पीक ये महीने में लॉन्च कर रहे हैं लिमिटेड कैपेसिटी में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी में से। तो उसको हम वैलिडेट कर रहे हैं जाके, जिसके वजह से जो प्रोडक्शन फैसिलिटी आने वाली है उसमें हम जब चालू करेंगे तब हम फास्ट तेजी से उसको कमीशन कर देंगे। सो उसकी ग्रोथ और उसका कंट्रीब्यूशन हमको लास्ट क्वार्टर में ये फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 में। तो उसमें से हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे कि सिग्निफिकेंट और रीजनेबल ग्रोथ आएगा। जो भी अब ग्रोथ आएगी वो नए एक्सपेंशन से आएगी, और वो एक्सपेंशन आपका दिसंबर के अंत तक पूरा होगा, राइट सर? करेक्ट। ओके, तो यानी ग्रोथ। ओके, तो यानी कि आखिर के 3 महीने इस साल के फाइनेंशियल ईयर के आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें आपको पूरा कवर अप करना है। शुरुआती 2-3 क्वार्टर में अगर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी धीमी रहती है तो, करेक्ट? करेक्ट सर। ओके सर, थैंक यू सो मच मिस्टर देसाई, हमारे लिए समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। डॉक्टर अमन देसाई, डायरेक्टर एथर इंडस्ट्रीज के, बताते हुए कंपनी की योजनाओं के बारे में, नतीजों के बारे में। स्टॉक फिलहाल एकदम सपाट है, बट ये एक इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा था सर, थोड़ा मैं भी एक्चुअली जवाब समझ नहीं पाया मैनेजमेंट का, एक थोड़ा हेल्प करें। ऑर्डर बुक 7% बढ़ी है, बट वो डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा मतलब वो मुश्किल है। और मार्जिन्स का तो हम, मार्जिन्स और मुनाफे पर तो हम ऑलरेडी दबाव, मार्जिन्स तो खैर किसी के हाथ में नहीं है, और वो तो है, ये तो मार्जिन्स 24% 25% मेंटेन हो जाए वो भी बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह का माहौल है SRF और अगर
नवीन फ्लोरिन को 25% मार्जिन मेंटेन करने में मुश्किल आ रही है। छोटी कंपनियों के लिए भी ठीक है वो तो माफ कीजिएगा। और मार्जिन के केस में तो दीप क्या है कि ग्लोबली इतने सारे फैक्टर्स हैं ना, तो किसी इंडस्ट्री के हाथ में नहीं। लेकिन दूसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक 12% स्टेक प्रमोटर्स को अभी भी बेचनी है, और दूसरा नवीन फ्लोरिन जो कई सालों पुरानी कंपनी है, राइट, और एथर इंडस्ट्रीज उसकी 50% साइज की कंपनी है। नवीन फ्लोरिन 70 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, एथर इंडस्ट्रीज 100 के पी मल्टीपल पर। इतना ज़्यादा वैल्यूएशंस किस बात का है, वो भी इस परफॉर्मेंस पे जहाँ 7% की आपकी ऑर्डर बुक में ग्रोथ है, जहाँ आपके मार्जिन कम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लें या साल दर साल देख लें, अगर इनकम निकाल लें तो आपका प्रॉफिट भी नीचे है। सो आई थिंक वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा महंगे जो मिलने चाहिए कंपेरिजन में। अगर मुझे आप कहेंगे मेरे पास होगा एथर इंडस्ट्रीज, तो मैं कहूँगा कि एथर इंडस्ट्रीज बेच के मैं SRF या नवीन फ्लोरिन क्यों न ले, वो मेरे लिए बेटर और सेफ बैठे, बड़ी बैठे, टेस्टेड प्लेयर है। इतने सालों से मैं रिजल्ट्स और बैलेंस शीट देख रहा हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने पहला रिजल्ट देखा है। तो जो रेस्पॉन्स IPO को मिला था, जिस तरह की परफॉर्मेंस IPO के बाद हुई थी, वैसी परफॉर्मेंस पहले रिजल्ट में तो नहीं आई। हाँ, जस्टिफाई नहीं कर रही। हाँ, जो ये स्टॉक प्राइस और जो यूफोरिया जो था, हो सकता है आगे चलते हुए बढ़िया करे, हमारी शुभकामनाएं भी करे। लेकिन अभी तक जो किया है उसके बेसिस पे तो 100 का पी मल्टीपल इस कंपनी को किस बात का है, बनता ही नहीं है। ये तो बहुत क्लियर कट है। आई थिंक बहुत महंगा स्टॉक है, लेट्स सी। और उसके ऊपर से ये तलवार तो लटकी हुई, और नो डाउट 3 साल बाद उन्हें स्टेक कम करनी है। अगर इसी तरह से मल्टीपल में अगर प्राइस आपको ज्यादा मिले तो क्यों ना पहले बेच दे। करेक्ट है। तो वो रिस्क हमेशा ही है। आपको एक ऑफर फॉर सेल आने की 12% स्टेक जो बिकने की प्रमोटर की है वो रही है। तो आई थिंक थोड़ा महंगा शेयर है, दोनों तरफ से ओवरहैंग बन जाता है, महंगा भी शेयर और फिर सप्लाई भी आने वाला है। एग्जैक्टली। और जब अच्छा इन्होंने लिस्टेड प्लेयर नवीन फ्लोरिन बताया DRHP में, इन्होंने बोला कि हमारा लिस्टेड प्लेयर नवीन फ्लोरिन है। अगर नवीन फ्लोरिन आपका लिस्टेड प्लेयर है तो फिर उस हिसाब से सस्ते में मिल रहा है वो ज्यादा, डेफिनेटली। मतलब तो उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। महंगा शेयर है, इतने वैल्यूएशन, आगे चलते हुए परफॉर्मेंस अच्छी। अच्छा वो भी है कि लास्ट क्वार्टर से आएगी, इसका मतलब है कि अगले 2 क्वार्टर अभी आपको और थोड़े कमजोरी वाले झेलने पड़ सकते हैं, वो ध्यान में रखें। जो भी इन्वेस्टर्स हो इस चीज को ध्यान में रखें। अगले 2 क्वार्टर हो सकता है कंपनी की परफॉर्मेंस ना आए जैसे आप सोचें। लास्ट क्वार्टर के बाद जब एक्सपांशन प्लान का इंपैक्ट आने लगेगा, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि अब जो परफॉर्मेंस आएगी एक्सपांशन प्लान कंप्लीट होने पर ही आएगी। जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी उसके बेसिस पे जो आना था वो आ चुका है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। आइए बढ़ते आगे सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी। अनिल जी, सेल कॉल है। माइंट्री के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। माइंट्री मेरे को लग रहा है कि यहाँ से गिरावट दिखा सकता है। 3060-70 के बीच में अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ से मेरे को लग रहा है कि 50 से 80 रुपए का फॉल माइंट्री में नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो बिकवाली करें माइंट्री के अंदर। ऊपर में माइंट्री का जो रेजिस्टेंस है 3100 रुपए का है, तो वो स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे में माइंट्री के जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 3000 रुपए से लेके 2970 तक के टारगेट माइंट्री में 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा माइंट्री के अंदर। तो माइंट्री बेचकर चलें, यह है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय। आइए चलते हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका के पास। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर। 500 की पुट ऑप्शन लेंगे जो आपको 72-73 ऐसे मिल रही है, और इसका स्टॉप लॉस होगा 35 रुपए का, यानी आधे का स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट होंगे 120 रुपए का। अब डेटा में जैसे आज क्या हुआ कि मार्केट में हम ये देख रहे हैं कि आज सुबह से ही कॉल राइटिंग काफी जबरदस्त हो रही है। इनफैक्ट कल ये होनी चालू हुई थी, कल 2:30 बजे के बाद मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट लास्ट में गिरी थी। उस समय काफी कॉल्स में पोजीशंस कल बनी थी और उसका इम्पैक्ट आज भी देख रहे हैं। और आज सुबह से ही 16,600, 500 सब में कॉल राइटिंग काफी है, और स्टॉक्स जो हेवी वेट्स है उनमें सेलिंग दिख रही है। तो फेड की पॉलिसी आउटकम के पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो ओवरऑल डेटा को देखते हुए हम एक बार पुट ऑप्शन लेंगे, और कल एक बार नेगेटिव ओपनिंग मिल सकती है, तो 16,500 की पुट ऑप्शन हम ले रहे हैं, जिसके टारगेट 120 के होंगे और स्टॉप लॉस 35 रुपए के होंगे। निफ्टी 16,500 की पुट खरीदने की राय आ रही है इस समय। 16,530 पर निफ्टी फिलहाल आपको दिखेगा। नितिन जी की तरफ से इस समय बेचने की राय आ रही है। पुट ऑप्शन के जरिए आप बाजार की वीकनेस प्ले कर सकते हैं। ये क्लियर मोमेंटम आपके लिए बन रहा है। एशियन पेंट्स जी, राकेश जी भी तैयार है, चलते हैं उनके पास बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। गुड आफ्टरनून सर, बताएं अपनी कॉल।
दीपांशु, हमारी खरीदारी की राय है कोल इंडिया में। कोल इंडिया में देखें तो बिल्कुल चार्ट पे वीकनेस नहीं है, कल के हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। और पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ खास बात क्या है कि कल के हाईज के ऊपर 202 रुपए के ऊपर स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक पिवट पॉइंट 8 जून 2022 के हाईज को इसने तोड़ा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, दो मुख्य वजह है दीपांशु इस स्टॉक में खरीदारी की राय देने की, और सबसे पहली और मुख्य वजह है इसमें बन रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो बहुत जबरदस्त सिमेट्रिकल ट्रायंगल, विशालकाय पैटर्न बनता हुआ और उसका ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। ये पहली वजह है। दूसरी है कि जिस तरह से ग्लोबली हम देख रहे हैं एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा फायदा कोल इंडिया को होगा। और ये जो एनर्जी में तेजी है ये तात्कालिक नहीं, काफी समय चलेगी। तो कोल इंडिया में खरीदारी करके चलें। 200 रुपए, 2 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रख लें, 200 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 208 रुपए का, 208 का। इवेंचुअली स्टॉक 212-13 के लेवल्स आपको दिखाएगा। तो 208 के पहले टारगेट से कोल इंडिया को खरीदारी करें। ये पैटर्न विशालकाय कैसे होता है कुणाल जी, ये मैं जानना चाहता हूँ। एक तो ये चीज मैं पहले से नहीं जान पाया, कई बार बंसल जी ने मुझे कहा कि बड़े चार्ट पर नहीं है, बड़े चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट है, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। बंसल जी क्या बोलते हैं आप वो? अनिल जी, बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट। हाँ, बड़े चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट, और दूसरा ये विशालकाय पैटर्न, इन दोनों में कोई समानता है? यदि है तो कौन सी, कैसी, बताइए। नहीं अनिल जी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अनिल जी, दोनों अलग अलग हैं। विशालकाय पे अनिल जी कुणाल जी रोशनी डालेंगे। हाँ, वो तो आप वाले पे भी कुणाल जी को ही डालनी पड़ती है रोशनी। तो आप तो ओवर टू यू कुणाल जी कर देते हो हमेशा। जी कुणाल जी, दोनों पे रोशनी डालिए। अनिल जी देखिए, विशालकाय के बारे में यह है कि अनिल जी देखिए, एक सिद्धांत है पैटर्न्स का, हाँ, कि जितना बड़ा पैटर्न होता है अनिल जी उतना ही बड़ा उसका असर होता है। अच्छा। तो कुछ पैटर्न्स अनिल जी बहुत छोटे से चार्ट पर नजर आते हैं, कुछ ही दिनों में बन जाते हैं, तो उनका बहुत ही टेम्परेरी असर देखने को मिलता है। इसको प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत कहते हैं अनिल जी। तो जितना बड़ा पैटर्न उतना बड़ा उसका असर। तो ये तो हो गया अनिल जी विशालकाय की बात। हाँ। और रहा सवाल अनिल जी बड़े चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट, तो अनिल जी देखिए, जो बड़े एनालिस्ट हैं अनिल जी, वो इस तरह की बातें करते हैं। तो हमारे राकेश जी बड़े एनालिस्ट हैं, तो बड़े चार्ट देखते हैं और उस पर बड़ा ब्रेकआउट खोज पाते हैं। ओहो, अच्छा, ये फॉर्मूला है राकेश जी के बड़े बनने का, आज पता चला। बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल। तो चलिए, ये है आपके लिए कोल इंडिया में खरीदा। फाइनली 200 के पार निकला है कोल इंडिया, और होल्ड कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है स्टॉक को लोग राइट ऑफ कर देते हैं, इसका कभी किसी का कुछ नहीं हो सकता, तभी वो स्टॉक कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाते ही हैं। तो चलिए, फाइनली 200 के पार निकलता हो कोल इंडिया भी। ओके, तो यह है आपके लिए कोल इंडिया, और जहां पर रखनी है आपको नजर। घाटे से मुनाफे में आ रही है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 233 करोड़ के घाटे के सामने 203 करोड़ का मुनाफा आया है। बड़ा स्विंग हो गया है सर। एसेट क्वालिटी में सुधार देखिए, 7.34% से घटकर 6.51% के इनके ग्रॉस एनपीएस आते देखिए। स्टॉक पर रिएक्शन देखिए कुणाल जी, चार्ट जरा पुल अप करें, मैं आपके सामने आ रहा हूं। बट घाटे से मुनाफे में आए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और फर्स्ट कट तो लग रहा है कि नंबर शानदार रहे हैं। इनके नेट इंटरेस्ट इनकम 56% बढ़कर आई है। 600 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम है 384 करोड़ के सामने। तो बढ़िया नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं, और स्टॉक भी उसी के दम पर रिएक्ट कर रहा है। चार्ट देखें कुणाल जी। देखिए दीपांशु, पिछले कई दिनों में हमने देखा वॉल्यूम का बिल्डअप था, और उससे अंदेशा यह हो रहा है कि पहले भी बाइंग हुई है। ब्रेकआउट अभी आता हुआ 18.5 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। 18.5 को अगर ये स्टॉक आज डे एंड तक सस्टेन कर लेता है, तब आपको यहां पर 20 रुपए 50 पैसे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। यानी कि यहां से भी 10% की तेजी मुमकिन है अगर 18.50 के ऊपर क्लोज आता है। अभी बढ़कर के खरीदने की मेरी राय नहीं है। 18.50 के ऊपर अगर आज क्लोज आता है तब खरीद सकते हैं, और 20.50 का टारगेट। तो यह है आपके लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेट एनपीए 0.6% से घटकर 0.11% के आए। ऑफ कोर्स प्रोविजनिंग का जो आंकड़ा है वो देखना पड़ेगा। बट अनिल जी, जबरदस्त नंबर्स दिख रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से। जिस तरह की एसेट क्वालिटी आई है, नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़त देखी है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो हम देख रहे हैं घाटे से मुनाफा 233 करोड़ के घाटे के सामने सर 203 करोड़। चलिए बढ़िया, ऑन द फेस ऑफ इट नंबर काफी बेहतर नजर आ रहे हैं, और स्टॉक पर रिएक्शन भी ऐसा आपको आता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे, बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। वागले साहब फरमाएं सर। सुबह से स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, मॉर्निंग में एक अच्छी खासी मूव आई, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, और अभी ये स्टॉक नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है।
तो मैं इसको बाय करने की सलाह दूंगा। 13,300 के आसपास है, ये जुलाई फ्यूचर्स के लेवल्स है। आपको एक 180 से 200 रुपए की रिस्क लेनी पड़ेगी। 13,150 170 का स्टॉप लॉस होगा, 120 का। और मुझे लगता है ये 14,000 तक 2 से 3 दिनों में जाने के लिए तैयार है। जो मोमेंटम से आज निकला है, मुझे लगता है 2 से 3 दिनों में 14,000 शायद यही एक्सपायरी में आपको मिल सकता है। 2 दिन बाद बोर्ड बैठक भी है जहां पर ये शेयर विभाजन या बोनस शेयर पर विचार करेंगे। तो बजाज फिनसर्व आज का स्टार परफॉर्मर, बजाज फाइनेंस भी इसे फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो बाकी साहब तो बजाज फिनसर्व भी बोल रहे हैं ना। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, उनका तो बराबर है। तो 13,120 का स्टॉप, एक तो इसका बहुत जरूरी है। अच्छा है, नहीं इसका तो शेयर प्राइस, हाँ, हम सबके लिए बहुत जरूरी है स्टॉक स्प्लिट और बोनस आना, ताकि मतलब नंबर्स में याद रहे। सबसे ज्यादा भसीन साहब के लिए जरूरी है। हाँ क्योंकि उनके पास एक तो समय भी कम होता है, जल्दी जल्दी उनको लेवल भी बताने होता है, तो बहुत जरूरी है कि छोटे नंबर हो जाए। 2 डिजिट में हो तो और आराम से बता पाते हैं। 3 डिजिट वाले में कई बार पहली वाली डिजिट वो छोड़ देते हैं। जैसे आज BL में बोला ना 69 में लीजिए, 63 का स्टॉप लॉस, 78 का स्टॉप लॉस, फिर 2 आप अपनी मर्जी से लगा लो। वो तो हम जानते तो लगा लेते हैं अपने हिसाब से। ओके, वागले साहब के लिए बजाज फिनसर्व की खरीदारी करने का है। अरे 3:30 बज चुके हैं। सेठी साहब से मुलाकात की जाए। बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका। पहले तो एक उसकी वो नायिका की बधाई स्वीकार कर ले। हमें तो लगा था जब आप दे रहे थे, मैंने कहा गजब बोल्ड कॉल दे रहे हैं भाई, लेकिन आपका टारगेट हासिल हुआ, तो प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। हाँ नहीं बिल्कुल अनिल जी, 1405 पे रिकमेंड किया था। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। 1460 के टारगेट थे, लेकिन जिस हिसाब का आज इसमें मूव है, मुझे लगता है अभी भी जिन्होंने लिया मेरे बोलने पे प्रॉफिट में है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए इसमें होल्ड करें। आने वाले दिनों में और अच्छे अपसाइड आने चाहिए इसमें। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। आने वाले दिनों में और अपसाइड मिलेगी। अब बताएं सर, आज क्या इरादा है? पहली पिक अनिल जी, या 2 स्टॉक, एक कैश मार्केट का और एक F&O का स्टॉक है। कैश मार्केट का जो आज का स्टॉक है वापिस एक कॉन्ट्रेरियन बेट है। जो सेक्टर अभी किसी को पसंद नहीं आ रहा उस सेक्टर का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है न्यूजन सॉफ्टवेयर, एक IT कंपनी है जो कि अभी 364 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कारोबार में है। फिर एक कंपनी इसके अंतर्गत वर्क फ्लो ऑटोमेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और इमेजिंग, ये सब सेगमेंट में ऑपरेट करती है। बहुत ही दमदार कंपनी। इस तिमाही के नतीजे थोड़े जरूर खराब आए थे, बट उसका कारण था जो सब IT स्टॉक्स में हमने देखा, इनके भी ट्रेवल कॉस्ट बढ़े, फिर आपके वेजेस बढ़े, और इसको मेरी राय में वन ऑफ मानना चाहिए। और ये स्टॉक जिन लेवल्स पे आज मिल रहा है, 755 के इसके ईयरली हाइज है, आज 364-65 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। एक जीरो डेट कंपनी, रिटर्न ऑन इक्विटी 20-21%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% का। FIIs 28% स्टेक ऑन करते हैं, जिसमें HDFC है, गोल्डमैन है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मलाबार फंड, और मेरा पसंदीदा MIT भी है इसमें, जो 1.61%, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1.61% स्टेक ऑन करती है। फिर मुकुल अग्रवाल जी 1.57%। मुझे लगता है ये स्टॉक आज जो सेंटिमेंट चल रहा है IT स्टॉक्स के प्रति, उसी कारण से इन लेवल्स पे मिल रहा है, बट ये सही समय है इस स्टॉक को एक्वायर करने का। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट तो है 380 रुपए का। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड नजर आते हैं इस स्टॉक में। ओके, तो ये है आपके लिए न्यूजेन सॉफ्टवेयर, जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। ये पहली पिक के तौर पर स्टॉक है जबरदस्त एक्शन में, यहां पर खरीदारी करने का इरादा है। अब बताएं सर दूसरी पिक। दूसरा स्टॉक F&O का स्टॉक है। स्टॉक जो मैंने हाल ही में भी रिकमेंड किया था, जी एंटरटेनमेंट, जुलाई फ्यूचर्स खरीदने हैं। 237 के लेवल पे अभी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। इसको हाल ही में मैंने 220 के लेवल पे ट्रेड किया था। 235 के टारगेट थे, वो मीटअप हो गए। अभी ये स्टॉक आज एक्चुअली देखा जाए तो मीडिया स्टॉक्स में एक अलग तरह की स्ट्रेंथ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बाजार में आज निफ्टी पे अभी 110-11 पॉइंट की गिरावट है। हम देखते हैं सन टीवी बहुत अच्छा कर रहा है, थोड़ी देर पहले शायद भसीन साहब रिकमेंड भी करके गए। मुझे लगता है जी एंटरटेनमेंट भी बिल्कुल एक ब्रेकआउट के लिए या एक तेजी के लिए तैयार है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। इसका एक इम्पेंडिंग मर्जर विद जो सोनी टीवी होना है, वो मुझे लगता है देर सवेर या बहुत ही जल्दी उसके क्लियरेंसेस आने चाहिए। एक बार वो होता है तो इनके पास 11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है सोनी से, जो 300 के भाव में करने जा रही है। फिर ये कंपनी जो कंबाइंड एंटिटी है, भारत की लीडिंग मीडिया कंपनी हो जाएगी, 33% मार्केट शेयर। OTT प्लेटफॉर्म्स में भी एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा ZEE5 और सोनी लिव का। मुझे लगता है ये जो लेवल्स है बहुत ही सस्ते लेवल से इस स्टॉक को लेना चाहिए। इन लेवल्स पे मेरा F&O स्टॉक है, यहाँ पे एक छोटा टारगेट है शॉर्ट टर्म का 245 रुपए का।
स्टॉप लॉस रखना है 232 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए जी एंटरटेनमेंट फ्यूचर्स में खरीदारी आप करके चल सकते हैं यहाँ पर 232 के स्टॉप लॉस के साथ, और 300 और न्यूजन सॉफ्टवेयर कैश स्पेस से ये पसंद है सीरीज आपको, जहां पर आप 380 का टारगेट आते हुए देख सकते हैं। तो दो, एक कैश कॉल, एक वायदा कारोबार की पिक सीरीज आपकी तरफ से। शुक्रिया सर रोज की तरह जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन पिक शेयर करने के लिए। आइए चलते हैं अनिल जी के पास और लेते हैं उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। सर डाउ फ्यूचर्स वैसा ही है, थोड़ा 25-30 पॉइंट रिकवर हुआ है, 90 पॉइंट नीचे अभी आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको 1/4% की गिरावट दिख रही है। यूरोप में मिला जुला कारोबार है, यूके और फ्रांस ठीक दिख रहे हैं, जर्मनी थोड़ा कमजोर है बट ज्यादा एक्शन वहां पर नहीं है। कमोडिटीज पर रखी नजर, कच्चा तेल 1.5% ऊपर, नेचुरल गैस में उछाल आपको आते दिख रहा है, रुपया स्टेबल है सर, और एशिया भी स्टेबल रहा था। क्या करना है? तनाव हो रहा है दीप, तनाव हो रहा है। तनाव इसलिए हो रहा है कि हम दो बड़े ही क्रूशियल लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। जी। अब वो दो क्रूशियल लेवल क्या है? पहला निफ्टी की बात करें, 16,475, 16,500, ये लेवल आपका 3:05 तक होल्ड होना चाहिए। 3:05 मोर प्रिसाइजली, ठीक है। 16,475 के नीचे ट्रेड नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट 16,500 के नीचे ही ना करें तो बेहतर, लेकिन सेफर साइड पर क्या है, 5-25 पॉइंट की रिस्क कम रखने के हिसाब से 16,475, इसके नीचे ट्रेड करते हैं तो कल के लिए रिस्क काफ़ी खुल जाती है। और फिर आपके लिए नीचे जो अगला बड़ा सपोर्ट लेवल निकल कर आता है वो सीधा 350 का आता है। बीच में 425 छोटा है, लेकिन 350, 16,200, 16,350 आ जाता है। इसलिए आज आपको 16,500 के नीचे बंद नहीं होना है, स्पेसिफिकली 475 के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो मामला गड़बड़ है। पिछले 4 दिनों की लोएस्ट क्लोजिंग आपको मिली है 16,520 की, और आप देखो उसके आसपास ही है। तो अगर 4 दिनों की लोएस्ट क्लोजिंग पे जाकर आप बंद हो रहे हैं, और अगर 16,475 पे बंद होते हैं तो पिछले 4 दिनों के लोएस्ट इंट्राडे लेवल के नीचे भी बंद हो रहे हैं। इंट्राडे लेवल 16,483 था, इसलिए मैं बार बार 16,475 की माला फेर रहा हूँ। वो नंबर वहां से निकल के आ रहा है। हाँ, वैसे तो 520 के नीचे की क्लोजिंग भी खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं 4 दिनों के लो को पकड़ के बैठा हूँ। 483 का लो है, मुझे 475 के नीचे की क्लोजिंग मिलेगी तो तनाव होगा। तो मुझे 3 बजे तक भाई 475 के नीचे मत ले जाना। एक तो ये कारण है लेवल के हिसाब से। दूसरा कारण और इंपॉर्टेंट है जी, 16,500 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 87 लाख शेयरों का। जैसे 16,500 के नीचे आप गए, ये पुट राइटर सोचेंगे कल के लिए क्या है ना, तनाव में तो आएंगे। भले वो शॉर्ट काटे ना काटे, सॉरी लॉन्ग काटे ना काटे, पुट राइटर मतलब लॉन्ग कर रखे, तेजी कर रखी, वो तेजी की पोजीशन कम करे ना करें, लेकिन तनाव में आना शुरू हो जाएंगे। सो इसलिए भी 16,500 जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला लेवल है ना, मनोवैज्ञानिक तौर पे थोड़ा बड़ा लेवल होता है। 16,500 तो राउंड फिगर भी है, करेक्ट। इसलिए 16,500 होल्ड होना और भी ज्यादा जरूरी। दूसरी बात, ऊपर में आपसे 16,600 पार नहीं होगा, ये लिख के रख लीजिए। ओके, क्यों? 16,600 के कॉल्स पर 81 लाख शेयर है, 47 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो ऊपर अपसाइड तो आपको पता है 16,600 है, नीचे 16,500 मेक और ब्रेक लेवल है, और 3 बजे तक 16,475 के नीचे नहीं जाना है, नहीं तो मामला गई भैंस पानी में। फिर वो 16,425 और 16,350 की रेंज में आज ही या कल तक आपको 350 तक की रेंज के दर्शन हो सकते हैं। वो रिस्क खुल जाती है। और डाउ फ्यूचर आपको कोई बहुत सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, सुबह से खराब ही है, 90, 100, 125 ऊपर नीचे हो रहा है वैसे। तो पहली चीज है। अब आइए बैंक निफ्टी, यह मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस है। क्यों? अभी तक बैंक निफ्टी मजबूत दिख रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा मामला बैंक निफ्टी में ज्यादा सीरियस है। कैसे दीप, ये समझिए जरा इसको। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, 36,500 यहां पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 40 पॉइंट नीचे उससे। 36,500 के पुट पर है 35 लाख शेयर, उसमें से आज जुड़े हैं 16 लाख शेयर। ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, यानी कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स जिन्होंने पुट बेचकर तेजी की पोजीशन बनाई, वो मानकर चल रहे हैं हम 36,500 के नीचे बंद नहीं होंगे। अच्छी बात है। 36,500 के कॉल ऑप्शन पर भी 34 लाख शेयर है, बराबर का हो गया। उसमें से 22 लाख शेयर आज जुड़े हैं, थोड़े से ज्यादा, ये भी हाईएस्ट है। एक ही स्ट्राइक प्राइस पर 36,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है दोनों, और पुट में और कॉल में, और दोनों में लगभग बराबर का है। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप 3 बजे तक, फिर 3:05 तक 36,500 के नीचे रहते हैं, आज आपने अच्छा खासा टाइम 36,500 के नीचे बिताया है जी, और 36,500 के नीचे बंद होते हैं, तो मामला खराब हो रहा है। फिर आपके लिए 36,350 पहला टारगेट है जो आज आया है, फिर 200 तक की जगह खुलती है, और 36,075 तक की जगह खुलती है कल परसों तक के लिए। इसलिए 36,500 के नीचे 3 बजे तक रहना ठीक नहीं है, और वक्त बिताना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर ऊपर में 36,500, 36,600 रुकावट का काम करेगा।
आज 36,600 के ऊपर बंद होना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि 21 लाख शेयर 36,600 के कॉल पर भी है। सपोर्ट जो छोटा मोटा है 36,400 और 36,500 की रेंज में। तो होगा क्या, 36,400 36,500 में सपोर्ट लेगा, 36,500 36,600 में रुकावट करेगा, 400 के नीचे जाते ही फिर लगेगा कि बस अब छोड़ दो, लॉन्ग रखना नहीं है, कल के लिए गया। 600 के ऊपर आते ही लगेगा कि शॉर्ट काट लो, अब लगता है कल डाउ ठीक हो जाएगा। तो 400 से 600 की रेंज को टाइम पास के तौर पर देखते रहिए, लेकिन 500 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। 500 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, वहीं पर सबसे ज्यादा। लेकिन डेटा में और स्क्रीन पे वीकनेस दिख रही है, वीकनेस दिख रही है। और वीकनेस आज सुबह से भी दिख रही थी, बहुत लंबे समय बाद जहां खुले वहां बेचने की राय दी थी, और आज कहीं भी ढंग से ऐसे कॉन्फिडेंस से खरीदने का माहौल नहीं बन रहा है। सपोर्ट लेवल के आसपास आया 36,350 हमारा सपोर्ट है, वहां सपोर्ट लिया भी, वहां से 300-400 पॉइंट ऊपर भी आया। निफ्टी भी एक बार 500 से थोड़ा ऊपर आया है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस वाली तेजी नहीं आ रही, क्योंकि एफआईज की सेलिंग भी है ना, खाली ग्लोबल मार्केट्स होता तो हम संभाल लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा आज हाथ हल्का रखें, ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा एक्शन में ना रहें, थोड़ा शांति से देखें। कमजोरी की तरफ व्यू ज़्यादा है तो थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो बेचने के बारे में सोचिए। बिल्कुल, तो जैसे अनिल जी कहते हैं कुछ कुछ दिन वेट एंड वॉच के होते हैं, थोड़ा देखें लेवल्स पर आए तो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा मतलब बेचने की तरफ मेरा व्यू ज़्यादा है, बेचने की तरफ व्यू ज़्यादा। डेटा लेवल और एक ही लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों होकर वहां पर कमजोरी दिखाना, ये संकेत अच्छा नहीं। मतलब 36,350 36,200 ये विजिबल दिख रहा है, 36,425 36,350 विजिबल दिख रहा है, सॉरी 16,425 16,350। ठीक है सर, फिलहाल 16,500 होल्ड कर रहा है निफ्टी, नजर रखते हैं उस पर। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। उससे पहले कुछ ट्रेडिंग कॉल से तैयार, पहले एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल, देखिए बाजार कमजोरी के साथ जरूर काम कर रहा है, लेकिन कुछ पॉकेट्स हैं यहाँ पर जिनमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और ऑप्शन के जरिए इसलिए हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। एनबीसीसी का 34 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, जो कि लगभग अभी जिसका भाव है लगभग ₹1.10 के आसपास। मुझे लगता है कि ये ऑप्शन यहाँ से एक्सपायरी तक के लिए अगर व्यू से ट्रेड लें तो डबल होने का पोटेंशियल रखता है, माने ₹2.25 ₹2.40 तक का टारगेट यहाँ पर आता हुआ नजर आ सकता है। 65 पैसे का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना है। दीपांशु, देखिए एनबीसीसी का अगर आप चार्ट सेटअप देखें तो ₹34 के ऊपर यहाँ पर एक फर्स्ट टाइम कंफर्मेशन आता हुआ नजर आया है, जो कि एक टेक्निकल चार्ट पर एक पहला कंफर्मेशन है कि स्टॉक अपने बड़े ट्रेंड पर बड़े चार्ट में एक रिवर्सल कंफर्म करता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ डेरिवेटिव डेटा में भी अगर आप देखें तो 34 की स्ट्राइक की कॉल में लगभग 35 लाख शेयर है जो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, और अगर ये स्टॉक 35 के ऊपर आज रुकता है तो मुझे लगता है कि और एडिशनल 35 लाख यहाँ पर ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि एनबीसीसी में यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है और कॉल ऑप्शन के जरिए, और एक्सपायरी तक ये ऑप्शन डबल होती हुई नजर आ सकती है। ओके, तो एनबीसीसी का 34 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए, ₹1.30 में, स्टॉप लॉस लगाइए 65 पैसे का, और टारगेट बनेगा ₹2.25 का और ₹2.40 का। ये आपके लिए राय हिमांशु जी की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे, और तैयार है हमारे साथ चोपड़ा साहब भी कार्यक्रम में, एनोक वेंचर से विजय चोपड़ा साहब तैयार है। चोपड़ा साहब, कहाँ रह गए थे आप? कब से मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैंने सोचा था आप आए तो मैं जोमेटो पे आपसे सवाल पूछूं। मैंने आपके लिए रिजर्व रखा सर, किसी को नहीं पूछा। मैं चाहता था सुमित जी वगैरह को पूछ सकता था। आपके आने के इंतजार में 9% गिर चुका है जोमेटो, कल गिरने के बाद। कल 10 गिरा था 9, अब आप आ गए तो शायद रुके। बताएं सर, राय दीजिए जोमेटो पर। अनिल जी, जब ये लिस्टिंग्स हो रही थी तो आपने एक बात मुझसे पूछी थी, न्यू एज कंपनीज के बारे में आपका क्या विचार है जी? और मुझे अच्छे से याद है, मेरा जवाब ये था कि जब तक मेरे को इनके कैश फ्लोज नहीं दिखेंगे, करेक्ट, पॉजिटिव कैश फ्लोज नहीं दिखेंगे, प्रॉफिट नहीं दिखेगा, तो इस पे मेरी खरीदारी की राय नहीं होगी। और ये सारे के सारे न्यू एज कंपनीज के लिए है, इररिस्पेक्टिव कि वो बीच बीच में ऊपर नीचे करते रहते हैं। बट मेरा अभी तक व्यू ये है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ रहा जाए, यहाँ पर कैश फ्लोज अच्छे हों। इनके बुक्स पे कैश था, इन्होंने ब्लिंकिट ले लिया और एक महंगी डील थी, और ब्लिंकिट को भी पॉजिटिव आते आते कितना समय लगेगा ये हम नहीं जानते। तो मेरा यही कहना है सारे निवेशकों को कि फ्रेंजी में ना फंसें, किसी की बातों में कहे खास उन्हीं में ना फंसें, बैलेंस शीट पढ़ना सीखें, बुक्स पे प्रॉफिट देखें,
प्राइस टू अर्निंग एक बहुत अच्छा मापदंड है देखने का कि प्राइस टू अर्निंग क्या चल रही है कंपनी की, और किस प्रकार से कितना वैल्यूएशन क्या है, एक्चुअल वैल्यूएशन कितना है। प्रॉब्लम ये रही कि पिछले 1-2 सालों में जो आईटी कंपनीज जो नई आई, चाहे हमारे यहाँ पे हो चाहे यूएस में हो, नास्डैक में जो लिस्टिंग हुई, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड कंपनीज थी और वैल्यू इरोजन हुआ है, बहुत सारे नए निवेशकों का पैसा टूटा है और ये पैसा टूटना किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। मुझे लगता है अनिल जी, हम लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इस चैनल के द्वारा, इस फोरम से सही वॉइसेस दें, लोगों को सही सलाह दें ताकि वो फंसे नहीं। तो मेरा ये मानना है कि डीप वैल्यू कंपनीज में जाइए, आपका पैसा बहुत ज़्यादा बनेगा नहीं तो टूटेगा भी नहीं, और जहाँ पे डीप वैल्यू होती है वहाँ पर जनरली मैं पॉजिटिव रहता हूँ। तो चलिए फिलहाल रहें दूर, हड़बड़ी ना करें, पैसे दिखाओ फिर हमसे पैसे लगवाओ, बराबर यही कह रहे हैं ना आप सर? बिल्कुल ठीक बात है। पहले बुक्स पे आप पैसा दिखाइए, पहले बुक्स अच्छी करिए, क्योंकि खर्चा करके देखिए अनिल जी, मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मैंने 2 चीजें सीखी, हमने भी अपनी लर्निंग्स थी बिजनेस में, और मैंने ये सीखा कि पहले आप कमाओ फिर खर्चो। खर्च के कमाने वाला जो बिजनेस है वो बहुत डेंजरस होता है। हमने स्नैपडील जैसी कंपनी देखी और बहुत सारे ऐसे दूसरे मॉडल्स देखे जहाँ पर लोग खर्च के कमाने की कोशिश कर रहे थे। वो 100 में एक ऐसा होता है जो सक्सेसफुल हो जाता है, मगर कमा के खर्चने वाली जो कंपनीज हैं वो जनरली सक्सेसफुल रहती हैं। सुमित जी, अब मतलब लिस्ट होने के बाद जोमेटो ने डिस्काउंट भी देने कम कर दिए, पहले ज़्यादा देते ऐसा मैंने सुना है। मैं तो खैर कभी कस्टमर रहा नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोगों में से अगर किसी का अनुभव है तो बताइए। बिल्कुल अनिल जी, डिस्काउंट्स तो कम हुए हैं और बट ऑब्वियसली अनिल जी डिस्काउंट्स, जैसे ओला उबर ने स्टार्ट में बहुत डिस्काउंट्स दिए थे लोगों को भी और जो लोग गाड़ी चलाते थे ड्राइवर्स को उनको भी, फिर जैसे जैसे सक्सेस होने लग गया, ज़्यादा यूजेस बढ़ने लग गया तो उसके अंदर कम होने लग गए। सेम उसी तरह से स्विगी, जोमेटो, इनके अंदर भी हो रहा है, डिलीवरी चार्जेस भी बढ़े हैं और डिस्काउंट्स भी कम हुए हैं। ओहो, अच्छा, मतलब लिस्टिंग के बाद इन्वेस्टर्स की तरफ से प्रेशर है परफॉर्मेंस का। बिल्कुल। ओके, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, अगर शेयर हैं जोमेटो के तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करें जोमेटो से। वही कर सकते हैं, शेयरों का ऑर्डर किया, आप खाने का भी करिए। चलिए, ओके, सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट। जी सुमित जी फरमाइए। जी अनिल जी बेचने का स्टॉक है, सेल साइड का व्यू लेके काम करना है। 793, 794 ये अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। ऑप्शन के अंदर भी हीरो जीरो ट्रेड इसके अंदर अभी लिया जा सकता है। टाटा कंज्यूमर का 790 का पुट अभी 3 रुपये 50 पैसे 4 रुपये 5 पैसे के बीच में चल रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। टाटा कंज्यूमर का 790 का पुट। अब टाटा कंज्यूमर में क्या हो रहा है अनिल जी, पिछले 3 दिनों के लो ब्रेक हुए हैं। टाटा कंज्यूमर में मेरे को लग रहा है यहाँ से 15 से 20 रुपए का फॉल देखने को मिलेगा। 805 रुपए 810 रुपए ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 805 का ऊपर में स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे के अंदर 780 770 ये 2 लेवल 1-2 दिनों के अंदर टाटा कंज्यूमर में देखने को मिलने चाहिए। बिकवाली करे टाटा कंज्यूमर में 780 770 के टारगेट्स के लिए, और जो 790 का पुट हीरो जीरो के तौर पे लेना है उसके अंदर 8 रुपए से लेके 10 रुपए तक के टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो या तो पुट के जरिए करें हीरो जीरो, या फिर फ्यूचर में बेचे 780 770 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर में 805 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करने की राय। बिल्कुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी बताएं सर। ठीक है सर, निफ्टी ऑलरेडी 16,500 के नीचे ट्रेड हो रही है और निफ्टी वीक ज्यादा इसलिए क्योंकि आईटी से वीकनेस ज्यादा आ रही है। बट अब लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और बैंक निफ्टी 36,500 से नीचे सुबह से ही है, अभी 36,400 के आसपास है। तो यहाँ पे हम एक बेयर पुट स्प्रेड ले रहे हैं जो सेफ होगी काफी, और 36,400 की पुट ऑप्शन लेनी है, ये एट द मनी पुट ऑप्शन हो गई आपकी, और इसके अगेंस्ट में 36,200 की पुट ऑप्शन बेचनी है, यानी 200 पॉइंट का स्प्रेड हो गया जो 80 रुपए में बन रही है, यानी मैक्सिमम प्रीमियम आपका 80 रुपए का लगता है और मार्जिन करीब करीब 20-25 हजार के लगते हैं क्योंकि ये बियर स्प्रेड हो गई। इसमें स्टॉप लॉस आपको 40 रुपया लॉस का रखना है, यानी 40 रुपया इंटू लॉट साइज आपको लॉस हो रहा होगा तो आपको एग्जिट कर जाना है। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी 36,400 का लेवल आज ब्रेक कर सकती है और पॉसिबली हम लोग 36,000 की तरफ नेक्स्ट 2 दिनों में आ सकते हैं। तो ये जो स्प्रेड है इसमें आपको 120 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है, तो 40 रुपए का रिस्क रख रहे हैं हम
और हमें 100 रुपए के आसपास का प्रॉफिट जब मिलेगा तो हम बुक कर लेंगे। बियर पुट स्प्रेड बना रहे हैं, 36,400 की पुट ले रहे हैं और 36,200 की पुट ऑप्शन बेच रहे हैं। बिल्कुल नितिन जी, मैं आपके साथ हूँ और मेरे भी ये मतलब अभी आप बात कर रहे थे, हाँ 2000 वाली 36,300 कैटेगरी में 36,500 के नीचे आ गया दीप, ये अभी आएगा 36,350 तो आज ही दिखना चाहिए। यहाँ से 100 पॉइंट की जगह तो आज ही के लिए है, उसके बाद देखते हैं 36,200 36,075 की रेंज तक का। तो मैं अभी नीचे के लेवल आपको बता दूं, पहला सपोर्ट अब आएगा बैंक निफ्टी पे 36,350, मैं स्पॉट लेवल बता रहा हूँ। उसके बाद 36,275, 36,200 और 36,075, ये लेवल्स पर आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिए। 36,350, 275, 200 और 36,075, ये 4 लेवल हैं कल तक के लिए आपके काम के। और बैंक निफ्टी नीचे जाने को तैयार है, परफेक्ट कल के 2000 के लिए भी परफेक्ट है ये एकदम बन रहा है। लेकिन 2:30 बजे हमने इसलिए बोल ही दिया कि ये जाने को तैयार ही दिख ही रहा है। सो कमजोरी है, तो यहाँ पर आप बेयर पुट स्प्रेड बना लें। 36,400 का एक पुट खरीदिए, 36,200 का एक बेच दीजिए, 1:1 आपको करना है। आइए अब करते हैं वसीम साहब से मुलाकात। सर नमस्कार, स्वागत है। थोड़े कमजोर हैं आज बाजार, दिन के लो पॉइंट के आसपास। बताएं सर, क्या है आउटलुक और अपडेट? हाँ, गुड आफ्टरनून जी। देखिए, आज लोगों को थोड़ा सा हेज बनाना है अगेंस्ट आईटी ऑन द प्रिटेक्स्ट के फेड की क्या हाइक आएगी और क्या वहां से डेटा आता है। ऑल दैट इज इन द सिंक ऑफ के टेक्नोलॉजी विल बी सस्पेक्ट टू दैट। जबकि वहां पे टेक्नोलॉजी में आउट परफॉर्मेंस आ रहा है और वहां पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रैली सिंस अक्टूबर हैज कम इन द नैस्डैक। तो मुझे कोई दो राय नहीं, आज और कल के लिए है ये जो है अनकनी। Friday onward, Thursday, Friday, we should see again the markets, going very, very strongly on the upside. उसका simple reason है, China reopening is huge. आप देखिए metals में, commodities में क्या दबाव आ रहा है, क्या pullback आ रहा है from zinc to aluminium to copper. और मुझे कोई दो राय नहीं कि metals are going to be in a very sweet spot. Numbers बहुत अच्छे हैं, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, आप बैंक देख लीजिए। तो मुझे इंडिया में तो इंडिया स्पेसिफिक कोई नेगेटिव नहीं है, ये हेज बुक है जो लोगों की चल रही है और दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। एक्सपायरी मेरे हिसाब से तो 16,700 के ऊपर ही होगी, दैट इज ऑन डे आफ्टर। आपको अपडेट दे दूं, टाटा मोटर मेरा टॉप पिक था और आज भी अभी भी है। यू सी, टाटा मोटर इज द बेस्ट प्रॉक्सी। कल उसके जो वीकनेस आनी है चाइना के फैक्टर से आएगी। अब चाइना की रीओपनिंग, ईवी मार्केट ऑन योर ईवी कैब, ईवी की जो आपकी कैब है, ईवी की बस है, ये सारा टाटा मोटर इज गॉट द लायन शेयर, इसका कोई मुकाबला नहीं। साथ में जेएलआर विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग। जैसे आपको चाइना की रीओपनिंग, तो 40-41 में 34 का स्टॉप लॉस है, 75 का टारगेट कायम है। उसके अलावा आपको एफएसएल कहा था 108 8.5 में, वो 10 9 9.5 10 का भाव है, इसका भाव 17 रुपए हो जाएगा एफएसएल का। और तीसरा पिक मैंने आपको कहा था बीईएल, आंखें बंद करके लीजिए। नॉट ओनली इज इट डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट, इवन इन एंसिलरीज लाइक सेमीकंडक्टर, बीएल इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर। 280 रुपए का भाव आपको इसमें नेक्स्ट वीक तक दिखना चाहिए। अब आपके लिए दो पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बताएं प्लीज। अनिल जी, जिंदल स्टील के नंबर सबसे अच्छे थे, सारी स्टील कंपनीज इंक्लूडिंग टाटा स्टील, और जिंदल स्टील प्राइस टू बुक से नीचे ट्रेड कर रहा है। 360-61 में लीजिए, 350 का स्टॉप लॉस है, 385 का टारगेट आपको मिल सकता है। और दूसरा स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद है, एबी कैपिटल, उसमें अब आप देख सकते हैं कि न्यू मैनेजमेंट है और उनके जो बिजनेसेस हैं दे आर सुपर्ब। तो 102.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 99, टारगेट ऑफ 108.5। तो 850 के टारगेट के लिए एबी कैपिटल में करें खरीदारी, 385 के टारगेट के लिए जेएसपीएल में करें खरीदारी। ये राय आपके लिए बसीन साहब की तरफ से दो बेहतरीन स्टॉक्स में आती हुई दिख रही है। आने वाले हैं रिजल्ट्स एलएनटी के, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स आइए जान लेते हैं। हमारे साथ एक कुशल बताने के लिए अनुमान। कुशल, आज ही आ रहे हैं ना एलएनटी? यस, अभी शाम को मार्केट के बाद, तो बताओ अनुमान। तो नंबर्स के लिहाज से अच्छे रहने का अनुमान है। लार्जली अगर आप कंपनी की आय देखें तो 17% बढ़ने का एक्सपेक्टेशन है, 34,431 करोड़ पर। अच्छी खासी ऑर्डर इनफ्लोज आती हुई दिखी हैं। हर तिमाही में हम देख रहे हैं कि लगातार कंपनी की ऑर्डर विंस होती हुई दिख रही हैं। एंड लार्जली अब जो बड़ा फोकस है वो एग्जीक्यूशन पर रहने वाला है। एग्जीक्यूशन के वाइज कंपनी बेहतर साइड पर प्रदर्शन करने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, बट हाँ जो मार्जिन हैं वो थोड़े से दबाव में रह सकते हैं। 10.9% के मुकाबले 10.5%, तो बहुत ज़्यादा गिरावट तो हम मार्जिन में यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट कंपनी का मुनाफा आप देखिए 40% बढ़कर 1650 करोड़, ये हम आंकड़ा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं एलएनटी की तरफ से। नए ऑर्डर्स
लगभग 17% बढ़कर 31,198 करोड़ पर रह सकते हैं और कुल ऑर्डर बुक 3.5 लाख के पार 3.5 लाख करोड़ के पार जा सकती है। 3.52 लाख करोड़ पर हम टोटल ऑर्डर बुक भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। कोर इंफ्रा सेगमेंट काफ़ी अच्छी प्रदर्शन करने की उम्मीद हम लगाकर चल रहे हैं और साथ ही कंपनी का जो हैदराबाद मेट्रो का प्रदर्शन है वहाँ पर देखना होगा कि कंपनी की क्या कमेंट्री रहती है। और FY23 Q1 में मतलब अभी इस तिमाही के पहली तिमाही में लगभग 25,000 करोड़ के ऑर्डर जो है कंपनी को मिले हैं। तो डेफिनेटली ऑर्डर बुक पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रांग है और जो एग्जीक्यूशन फ्रंट पे कंपनी ने प्रदर्शन किया है उससे तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे ही लग रहे हैं। ओके, नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद L&T से आप कर सकते हैं। एक बार L&T और बाकी कैपिटल गुड्स वाली कंपनियों पर भी राय ली जाए। चोपड़ा साहब हमारे साथ तैयार हैं इस वक्त इन पर राय देने के लिए। चोपड़ा साहब बताएं सर। अनिल जी, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है L&T के बारे में। फीलिंग क्या, मेरा एनालिसिस भी है। जो L&T का जो लास्ट मेजर रन देखा था हमने 2001 और 2008 के बीच में देखा था, और अगर आप उसका रन देखें 2008 से लेके अभी तक, तो 1000 का भाव उस समय चलता था और अभी लगभग 1700 का है। तो जहां निफ्टी 250% का रिटर्न दे चुकी है, L&T ने केवल 70% का रिटर्न दिया है। सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी है, भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी काम करती है। और अब मुझे लगता है जैसे कि मेटल्स में जो प्राइसेस में नरमी आई है, सीमेंट के प्राइसेस में नरमी आई है, और किसी भी सरकार को अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है तो कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाता है और कैपिटल गुड्स कंपनीज को काम मिलता है। L&T से केपेबल नाम नहीं है। मुझे लगता है आने वाले अगर कोई 1 से 2 साल तक L&T यहाँ पे खरीदता है तो मेरा पहला टारगेट इसके लिए 2600 होगा, फॉलोड बाय 3000 का मुझे टारगेट लगता है। L&T बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है और नायक साहब ने इसको पिछले 30-40 सालों में बहुत अच्छे से इसको आगे बढ़ाया है और कैपिटल गुड्स चला नहीं है। अगर आप पूरी के पूरे क्षेत्र को देखें, ABB बहुत अच्छा चल चुका है। मुझे लगता है थर्मैक्स है, जीमेंस है, कमिंस में अच्छी तेजी हम देख चुके हैं, और जो हमारी सरकारी कंपनी है BHEL, मुझे लगता है उसमें भी एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी अगर कोई लगभग 1 साल से 2 साल की अवधि के लिए बाइंग करे तो कैपिटल गुड्स में मैं बहुत बुलिश हूँ, खास करके L&T पे। और बड़ी कंपनी है और लार्ज कैप है, डर कम लगता है लार्ज कैप में, क्योंकि ये रातों रात खत्म नहीं हो जाती है, इनमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आती है और ये चली भी नहीं है। मुझे लगता है कि L&T चलने के लिए तैयार है और कहीं 1 से 2 साल के लिए ले सकता है, तो 3000 का भाव मुझे दिखाई देता है। ओके, 1 से 2 साल के लिए व्यू रखें 3000 रुपए के दाम का। ये है राय आपके लिए L&T पर आती हुई चोपड़ा साहब की तरफ से। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। आइए बढ़ते हैं आगे और हिमांशु जी के लिए एक बिगुल। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, एक और ऑप्शन स्ट्रेटजी है और अब की बार बिकवाली का व्यू है और खरीदनी है पुट ऑप्शन। टाटा पावर के 225 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन अनिल जी खरीदारी करके चलने की सलाह है, जो कि अभी ₹2.80 के आसपास ट्रेड कर रही है। अनिल जी, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है ₹2 का, पहला टारगेट ₹5 का, दूसरा टारगेट ₹6.5 का। टाटा पावर का अनिल जी जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो आज काफी बुरी तरह से डिस्टॉर्ट होता हुआ नजर आया है। स्टॉक ने पिछले 6 दिनों का जो इवेंचुअली धीरे धीरे सपोर्ट बिल्डअप किया था वो आज एक दिन की कैंडल में पूरा इनगल्फ किया है, बियरिश इनगल्फ किया है। साथ ही साथ 230 की स्ट्राइक पर बहुत हैवी कॉल राइटिंग आज के सेशन में बनते हुए नजर आई है और अगर उसके सामने से अगर आप देखें तो 220-210 अक्रॉस में पुट में अनवाइंडिंग विजिबल है। तो मुझे लगता है एक्सपायरी तक टाटा पावर में एक दबाव यहां से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसके चलते ये पुट ऑप्शन वर्चुअली डबल होने का पोटेंशियल रखती है। तो ₹2 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ टाटा पावर में 225 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो टाटा पावर की पुट ऑप्शन खरीद कर चलें, ये आपके लिए राय आती दिख रही है। और इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज शाम को ही टाटा पावर के नतीजे आपके लिए आने वाले हैं। तो नतीजों से पहले आप देख रहे हैं ब्रेकडाउन आ रहा है स्टॉक में। इनफैक्ट डेज लो पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वैसे तो काफ़ी ट्रेडर फेवरेट काउंटर रहा है ये, बट नतीजों से पहले जो इसकी वीकनेस आ रही है ये स्पेशली इंटरेस्टिंग है टाटा पावर के कॉन्टेक्स्ट में देखें। इनफैक्ट आशीष भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं और टाटा पावर के नतीजे कैसे रहे ये जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए, क्या है बाजार का अनुमान टाटा? दीपांशु, मार्जिन के आधार पर अगर आप देखें तो नतीजे कमजोर आ रहे हैं, तभी शायद स्टॉक में ब्रेकडाउन देखने को मिला है। मार्जिन जो है 23% से घटकर करीब 18% हो जाएंगे। इसके चलते शायद यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। आय का आंकड़ा देखें तो ठीक ठाक है, क्योंकि वैसे गर्मियों के लिहाज से देखा तो मांग बिजली की बड़ी है, तो 21% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिलेगा। कामकाजी मुनाफा है, यहाँ पर आपको 5% की गिरावट देखने को मिल सकती है। मार्जिन तो मैंने आपके सामने रखी दिए, लेकिन मुनाफे के आधार पर देखें तो ठीक ठाक है। 391 करोड़ से पिछले साल के मुकाबले 540 करोड़ रहेगा मुनाफा, यानी 38% की ग्रोथ
यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो कोयले की कीमतें बढ़ी हैं, इसमें इंडोनेशिया में इनको थोड़ा सा फायदा हुआ है, लेकिन मार्जिन के आधार पर देखें तो नतीजे कमजोर हैं। तो मार्जिन थोड़े कमजोर रहेंगे, बट वैसे तिमाही में कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। चोपड़ा साहब, टाटा पावर पर कोई राय सर आपकी? चोपड़ा साहब, आपको ऑडियो म्यूट है सर। मैं ये कह रहा हूँ दीप जी, अगर आप मेरे से मेरी पहली पिक पूछे तो वो टाटा पावर है, फॉलोड बाय पावर ग्रिड। और देखिए, रिजल्ट्स आते हैं और कई बार रिजल्ट इम्पैक्ट भी होता है, मगर मैं जनरली लॉन्ग टर्म व्यू से बात करता हूँ कंपनीज के बारे में। और टाटा पावर इसलिए क्योंकि इंटीग्रेटेड कंपनी है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है ये टाटा ग्रुप के साथ। जिस तरीके से ये अपने चार्जिंग स्टेशंस भी लगा रहे हैं हाईवेज पे, पार्किंग स्लॉट्स में और कई जगहों पर, तो ये मुझे लगता है आने वाले समय में एक अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम खड़ा हो जाएगा जो ईवी चार्जिंग है। दूसरी बात, पावर और जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में ही मुझे लगता है कि भारत में बहुत सारे रिफॉर्म्स हो चुके हैं। जो पहले चोरियां होती थी और जो लीकेजेस थे वो काफ़ी हद तक कवर हो रहे हैं। और भारत को जिस स्पीड से ग्रो करना है, सबसे तेजी से चलती हुई भागती हुई इकोनॉमी है, पावर की आवश्यकता होगी। तो मैं टाटा पावर पर बहुत बुलिश हूँ। अगर ये 210 और 200 के बीच में अगर नीचे मिल भी जाता है तो बहुत अच्छे से बाइंग करने का लेवल है और लंबी अवधि के लिए इसमें बाइंग करी जा सकती है। मेरा जो अभी मध्यम अवधि का टारगेट है इसमें 280-290 है। ये है टाटा पावर पर आपके लिए राय। पहली पसंद पावर स्टॉक्स में टाटा पावर, चोपड़ा साहब की तरफ से ये मानकर चले। आइए, कॉपर में 21 महीनों का निचला स्तर आने के बाद थोड़ी रिकवरी आई। इनफैक्ट कई सारे मेटल्स ऐसे हैं जो निचले स्तरों से थोड़े थोड़े रिकवर होने के मूड में है। तो आइए, मेटल्स में रिकवरी क्यों आ रही है, कितनी आ रही है और कितनी टिकाऊ है, ये सब जानना जरूरी, क्योंकि आज मेटल स्टॉक्स ही है जो एक्शन में है। खाली एक टाटा स्टील को छोड़ दे तो रिजल्ट के बाद बाकी सारे स्टॉक्स आज अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करें। तो नेहा हमारे साथ इस वक्त। नेहा, बताइए क्या है वजह कॉपर में स्पेशली रिकवरी की? सर, एलएमई कॉपर निचले स्तरों से हमने देखा है कि 2 वीक के हाईस पर चले गए हैं। और जब मैं निचला स्तर की बात करी, मतलब 20-21 महीने का हाई, और हम लगातार उसे रिपोर्ट, माफ कीजिएगा, 20-21 महीने का लो, वो हमने लगातार रिपोर्ट कर भी रहे थे कि कितनी गिरावट आ रही है। और कॉपर सबसे ज्यादा इफेक्टेड था। वो इसलिए क्योंकि इसको डॉक्टर कॉपर भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरे मेटल पैक को लीड करता है। और इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रिकल में, हर जगह कॉपर का इस्तेमाल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी में। लेकिन डॉक्टर लगाने के पीछे बिना पढ़ाई के डॉक्टर की डिग्री मिली कॉपर को, ऐसे कोई वो सर इस इंडस्ट्री में हम भी लेना चाहते हैं। हम जैसे बंसल जी ने ले रखी है। हमारे पैनल के तो हैं वो। हाँ, हमारे बंसल जी बिना डिग्री वाले हैं। तो ये भी सेल्फ प्रोफेस। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो 15 जुलाई को हमने अधिकतर मेटल्स में उनके रिस्पेक्टिव लोज बनते हुए देखे। आज इनफैक्ट एलएमई निकल भी हमने देखा 3 हफ्ते के हाईस पे चला गया। एलएमई जिंक पर भी 2 हफ्ते के उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉपर, यहाँ पर नजर डालनी होगी। M6 पर कॉपर 19 महीने के लोज छुए थे इसने 600 रुपए के पास। उसी टाइम फ्रेम में 14-15 जुलाई के आसपास उससे वहां से रिकवरी देखने को मिली है। सप्लाई के कंसर्न तो लगातार बने हुए थे। रिकॉर्ड लोज पे हमने, चाहे शंघाई वेयरहाउस हो या फिर एलएमई वेयरहाउस हो, लेकिन ये जो नया फैक्टर निकल कर आया है सप्लाई साइड का, वो ये है कि दुनिया के जितने बड़े मेटल माइनर्स हैं, वो जो एक एक करके अपने तिमाही नतीजे पेश कर रहे हैं, बहुत खराब नंबर्स आ रहे हैं। और सब इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मेटल्स में, खासतौर से कॉपर में, एक जबरदस्त सप्लाई टाइटनेस की स्थिति बनती हुई दिख रही है। लेटेस्ट इनलाइन MMG लिमिटेड, चीन का माइनर, इन्होंने कॉपर आउटपुट पे जो अपना टारगेट था वो ही स्थगित कर दिया है। ये इनफैक्ट बहुत रेयरली होता है। 3-3.25 लाख टन के आसपास के आउटपुट का इन्होंने साल की शुरुआत में टारगेट दिया था। पहली छमाही में महज 1 लाख टन हुआ और अब उन्होंने वो खारिज ही कर दिया। कोई नया टारगेट रखा ही नहीं क्योंकि आउटपुट इनका 60% गिर गया है। पेरू की लाबम्बास माइन है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर माइंस में से आ जाती है, आउटपुट घटा है, ऑपरेशनल दिक्कतें हैं और नया टारगेट इन्होंने दिया ही नहीं है। फ्रीपोर्ट मैक्मोरान, इन्होंने भी हाल फिलहाल में अपने नंबर्स जारी किए, खराब नंबर्स थे। इन्होंने कहा है कि आगे भी दिक्कतें रहेंगी। नई खदानों पर ऑपरेशंस बहुत मुश्किल हो गए हैं क्योंकि कॉपर की कीमतें हाईज से 32% गिर चुकी हैं और इस वजह से आगे जाते हुए इनके लिए इन्वेस्टमेंट में भी दिक्कतें होंगी। ग्लोबल सप्लाई की स्थिति खराब रहने की संभावना है। चिले के माइनर एंटोफागास्टा,
इनका तो पहली छमाही में जो उत्पादन है वो 26% घटा है। पूरे साल का उत्पादन अनुमान 6.5 लाख टन से घटता दिख रहा है। बाकी भी जितने माइनर्स हैं उन्होंने चाहे निकल हो या कॉपर हो, उनका आउटपुट घटा है और गोइंग फॉरवर्ड उत्पादन का अनुमान घटाया ही है। मैंने कुछ ब्रोकिंग फर्म से बात की कि इन सब के मद्देनजर क्या कीमतों में स्ट्रेंथ दिख रही है, तो उनको लगता है कि आने वाले 3 से 4 हफ्तों में और 6 से 7% का अपसाइड दिख रहा है। एलएमई कॉपर की बात करें, मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि आने वाले 2 से 4 हफ्तों में $8,100 तक का लेवल कॉपर में देखने को मिल सकता है, जो कि बाय द वे आज $7,650 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। आईआईएफएल का मानना है कि 7800 से $8,000 और एलकेपी सिक्योरिटीज मानते हैं कि अपसाइड तो $8,200 तक का भी लेवल आपको आने वाले 15 से 30 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। सो बेसिकली छोटी अवधि में कॉपर की कीमतों में अलॉन्ग विद अदर मेटल्स कुछ अपसाइड डेफिनेटली दिख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी मेटल्स पर इस वक्त एक्शन जो होती दिख रही है। मेटल शेयरों को खरीदारी करने का वक्त आ गया है चोपड़ा साहब, या अभी थोड़ा और इंतजार करना है? देखिए अनिल जी, पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा कॉपर के बारे में। जब भी किसी भी इकोनॉमी को देखा जाता है, जैसे मैंने पहले मापदंड की बात करी, तो किसी इकोनॉमिक रिवाइवल का मापदंड कॉपर होता है। अभी जो कॉपर में या जो मेटल्स में तेजी हुई थी कोविड के दौरान, वो शायद एक्चुअल वो नहीं थी, एक्सपेक्टेशन में थी, मगर मुझे लगता है कि हम अभी भी एक लॉन्ग टर्म कमोडिटी बुल रन में हैं और करेक्शंस आती जाती रहेंगी। और ये अच्छी संभावना है कि जैसे चाइना में दोबारा से एक्टिविटी चालू हुई है तो कॉपर में तेजी देखने को मिल रही है। चाइना सबसे बड़ी खपत होती है मेटल्स की, तो मुझे लगता है कि अगर अच्छी कंपनियां, आप जानते हैं कि हिंडाल्को मेरा पसंदीदा काउंटर है, तो हिंडाल्को में खरीदारी करी जा सकती है, टाटा स्टील में खरीदारी करी जा सकती है, और अगर आपको 100 रुपये लगाने हैं तो 25-30 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। और जो भी बड़ी दिग्गज कंपनी हैं, चाहे वो JSW स्टील हो, टाटा स्टील हो, JSPL हो, नाल्को हो, नाल्को भी बहुत अच्छा लगता है। और तो इन सारी कंपनीज में जो टॉप रैंक कंपनीज हैं उसमें थोड़ी थोड़ी खरीदारी मेटल्स में की जा सकती है। जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा चालू होगी, तेज़ी बननी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, और मुझे लगता है कि इसमें यहाँ से पैसा जाने के चांसेस कम हैं, आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, तो मेटल्स में बाउंस बैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं और मेटल स्टॉक्स में एक्शन भी है। सुबह से हम देख रहे हैं कुछ मेटल स्टॉक्स तेज़ी भी दिखा रहे हैं। JSW स्टील में आज एक बढ़िया मूव आ रही है, नतीजों के बाद थोड़ा सुस्त था कल, बट आज एक्शन में आ रहा है। और हिंदुस्तान कॉपर सुबह से ये बजिंग दिख रहा है, और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान कॉपर सबसे ऊपर मेटल काउंटर है, 3.5% ऊपर डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है और लेवल्स होल्ड करते हुए दिख रहा है हिंदुस्तान कॉपर। हिमांशु जी जरा देखें हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट सर। बिल्कुल दीपांशु, देखिए एक अच्छी कंसोलिडेशन स्टॉक ने दिखाई और एक 4 से 5 दिनों की कंसोलिडेशन का रेजिस्टेंस था 95-96 की जोन में। आज स्टॉक ने एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसको पार किया है। और दीपांशु, इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिकली ये काफी क्लोजली ट्रैक करता है कॉपर के प्राइसेस को, और जिस तरह से रिकवरी कॉपर की प्राइसेस में देखने को मिली है उसी के साथ साथ यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक अपमूव देखने को मिला है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 100 रुपए 101 रुपए एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल हर्डल है। अगर ये स्टॉक उस लेवल के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है कि अगला पड़ाव जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए होगा वो लगभग 110 रुपए तक का आता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल मुझे लगता है कि 100-101 वापस से स्टॉक में आता हुआ देखने को मिले। तो ये है आपके लिए हिंदुस्तान कॉपर 100 के पार जाने की तैयारी में दिख रहा है, और मेटल्स में आज एक बाउंस बैक भी है, स्पेशली कॉपर के दाम ऊपर जा रहे हैं। आइए चलते हैं सुमित जी के पास और लेते हैं उनकी कॉल। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, सेल कॉल रडार पे आया है, 1030 1031 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस के अंदर पिछले 2 से 3 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि मुथूट फाइनेंस के अंदर यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और एक फॉल देखने को मिलना चाहिए अगले 1 से 2 दिनों के अंदर। 1050 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो ये स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे CMB पे बिकवाली करे। नीचे में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं मुथूट फाइनेंस के अंदर 1010 का पहला टारगेट और साइकोलॉजिकल लेवल 1000 का दूसरा टारगेट। 1 से 2 दिनों के लिए बिकवाली करें 1010 और 1000 के टारगेट्स के लिए 1050 के स्टॉप लॉस से।
ओके, मुथूट फाइनेंस, इस पर करनी है बिकवाली। कुछ सेल कॉल्स सुबह से आ रही हैं और अब मुथूट फाइनेंस भी जोड़ दिए। मुथूट मनप्पुरम दोनों में रिसेंटली एक अच्छा बाउंस बैक आया था, बट अब ये काउंटर्स आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। एक बड़ा ब्रेकडाउन आया है इंटेलेक्ट डिजाइन में। अब मिड कैप आईटी की सुबह हम बात कर रहे थे, पर इंटेलेक्ट डिजाइन देखिए 6.5% नीचे। आईटी सुबह जब गिर रहा था तभी ये काउंटर वीक था, पर सबसे ज्यादा वीक काउंटर नहीं था। अब देखिए इंटेलेक्ट और परसिस्टेंट 6 से 7% की गिरावट इस पर आपको आती हुई दिख रही है। एक बार इंटेलेक्ट की चार्ट जरा बंसल जी से इस पर राय ली जाए। बंसल जी, 6% नीचे इंटेलेक्ट डिजाइन रही है, जरा चार्ट देखें सर इसकी। दीपांशु चार्ट देखें तो चार्ट काफी खराब है और आज ही इसने एक ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा है। तो जिनके पास भी है दीपांशु, निकलने की राय है। और टेक्निकली ये स्टॉक 630 631 तक नीचे में गिरने का पोटेंशियल रखता है। और दूसरा दीपांशु, ऑन लाइटर नोट, एचसीएल टेक जो कि फॉल और रैली को लीड करता है, इसके अंदर भी एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। एचसीएल टेक के अंदर भी मिल रहा है। हाँ बंसल जी। अनिल जी, नेगेटिव क्रॉसओवर ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। तो उसमें मतलब गिरेगा कि बढ़ेगा? अनिल जी गिरना ही चाहिए। अब एचसीएल टेक तो अनिल जी हमने टच में नोट कर रखा है। जब तक इसमें कोई बड़े चार्ट पर बड़ा रिवर्सल नहीं आएगा तब तक इसको देख ही नहीं रहे अनिल जी। अच्छा ठीक है, मतलब तो करना कुछ नहीं, खाली ध्यान रखना है। जैसे सुमित जी बोलते ध्यान रखना है इस पे, वैसे ही ना। नहीं अनिल जी, किसी ने ले रखा है शॉर्ट टर्म के लिए तो निकल जाए। ओके चलिए, शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने ले रखा है तो थोड़ा खराब हो रहा है, बाकी ठीक है, ध्यान रखें आप। आइए, मारुति और टाटा मोटर्स 2 4 व्हीलर कंपनियां हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं और नतीजों का अनुमान बता रहे हैं कुशल दोनों के हैं अनुमान आपके पास? दोनों के हैं सर। बताइए। नंबर्स वाइज सबसे पहले मारुति सुजुकी बताता हूं। यहां पर रेवेन्यू फ्रंट पर तो अच्छी ग्रोथ रहेगी सालाना आधार पर। इनफैक्ट दोनों ही कंपनियों की वाई आधार पर फिगर्स जो हैं बेहतर साइड पर ही देखने को मिल सकते हैं। बट अगेन जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जिस तरह की रॉ मटेरियल प्राइसेस इंपैक्ट होती हुई दिखी है, उस वजह से मार्जिन्स पर हल्का असर पड़ता हुआ दिख सकता है। रेवेन्यू फ्रंट 45% बढ़कर वाई आधार पर मारुति सुजुकी का 25,800 करोड़ पर रहने का अनुमान है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम ग्रोथ है करीबन 32% की ग्रोथ के साथ 4,67,900 यूनिट्स पर रह सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर रियलाइजेशंस अगर आप देखें तो करीबन 9.4% जो है कंपनी की रियलाइजेशंस बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्राइस हाइक्स लिए हैं इसका इम्पैक्ट इनका पॉजिटिव साइड पर देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेज हैं उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। बट मार्जिन्स वाइज 4.6% पिछले साल थी, 8.5% इस बार ही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 9.1% से घटकर 8.5% के मार्जिन्स कंपनी की रह सकते हैं। और मुनाफे के लिहाज से 441 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल और इस बार 1600 करोड़ का मुनाफा हम रहने का अनुमान है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 13% की गिरावट मारुति सुजुकी में एक्सपेक्टेड है। तो ये है आपके लिए मारुति और टाटा मोटर्स दोनों पर रखने। टाटा मोटर्स का भी बता दें कुशल, मारुति में तो दिख रहा है थोड़ा मार्जिन प्रेशर आएगा, टाटा मोटर्स में भी ऐसा ही दिखने वाला है? बिल्कुल। तो टाटा मोटर्स पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मार्जिन का इम्पैक्ट इनफैक्ट ज़्यादा रहेगा। वहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 9.1 से 8.5% मारुति सुजुकी, लगभग 60 बेसिस पॉइंट्स का कट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर टाटा मोटर्स में कंसोलिडेटेड बेसिस पर लगभग 2% की कटौती हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं मार्जिन वाइज। लार्जली कंपनी की रेवेन्यू 72,700 करोड़ पर रह सकती है सालाना आधार पर, लगभग 9.5% की ग्रोथ के साथ। डेफिनेटली जेएलआर की जो वॉल्यूम्स हैं उसमें डिग्रोथ देखने को मिलेगी 18% की सालाना आधार पर स्टैंड अलोन बेसिस पर कंपनी का दोनों ही पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स में काफ़ी बेहतरीन वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है। और इसी वजह से जो ओवरऑल जो नंबर्स हैं कंपनी के वाई आधार पर 9% रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन 7.9 से 9.2% पर कंपनी का जो घाटा है वो 4320 करोड़ था पिछले साल, इस बारी 1550 करोड़ का घाटा हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। तो ओवरऑल नंबर्स थोड़े से टाटा मोटर्स के ढीले रह सकते हैं बिकॉज जेएलआर का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। हालांकि स्टैंड अलोन कंपनी की बेहतर प्रदर्शन। तो ये है आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट ऑटो कंपनीज के नतीजे। मार्जिन्स पर रखनी पड़ेगी नजर। चोपड़ा साहब, कोई राय? मारुति वर्सेस टाटा मोटर्स दोनों ही अब साथ में आ रहे हैं और पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो नंबर 1 और नंबर 2 प्लेयर अब दोनों साथ में नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। देखिए दीप, मुझे लगता है कि जो इम्प्रूवमेंट है उसको देख, कोई बच्चा जो क्लास में लास्ट आता हो या बहुत नीचे उसके रैंक आते हैं और वो इम्प्रोवाइज करके काफ़ी ऊपर आ जाता है, तो मुझे लगता है उसको ज़्यादा हमें वेटेज देनी चाहिए। टाटा मोटर्स ऐसी ही कंपनी है जिसका हमने लिटरली पिछले 6-7 सालों में एक
कायाकल्प होते हुए देखा है। जिस तरीके के मॉडल्स ये लोग लेके आए हैं, अब सड़कों पर ज़्यादा मॉडल्स दिखाई देते हैं। JLR अब थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि ग्लोबली भी अब दोबारा ग्रोथ देखने को मिलेगी पोस्ट कोविड। और जैसे ही चाइना में दोबारा से रिकवरी आती है, मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स का वहाँ से एक मेजर डेंट है, तो JLR के नंबर्स भी ठीक होने चाहिए। उसके अलावा EV में मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भी, चाहे वो आप EV बसेस हों, गाड़ियां हों, उसमें टाटा मोटर्स मुझे लग रहा है अग्रणी स्थान पे है और रहेगा और अपनी लीड मेंटेन करेगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत पहले से कर ली है और आज भी 50 से 60% जो मार्केट शेयर है खासकर पैसेंजर व्हीकल में, वो टाटा मोटर्स का है। तो सारे पर्सपेक्टिव से, और ये स्टेटमेंट मैंने कई बार बोला है कि टाटा मोटर्स मुझे भारत का टेस्ला लगता है और आने वाले कुछ सालों में टाटा मोटर्स का जो टारगेट है, मैंने पहले भी बोला, 1000 रुपया मुझे दिखाई देता है। तो टाटा मोटर्स बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, स्ट्रांग लीनिएज है। अगेन आई एम सेइंग कि ऐसे समय आएंगे जब इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी घट सकती है, थोड़े बहुत 1-2 सीजन ऐसे रहेंगे जब रिजल्ट्स अच्छे ना हों, मगर अगर लॉन्ग टर्म व्यू में अगर आप देखें तो मैं टाटा मोटर्स से बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और मुझे अच्छी संभावना लगती है कि ये अगर कोई थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए ले तो ये 1000 रुपये भी जा सकता है। तो टाटा मोटर्स मेरी पहली चॉइस होगी अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन बोले मारुति और टाटा मोटर्स के बीच में, क्योंकि मारुति अभी भी EV में काफ़ी पीछे है टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स अपनी अच्छी पैठ बना चुका है, अच्छा नेटवर्क बना चुका है और प्रोडक्ट्स बना चुका है, जहां मारुति मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं काफ़ी लैग कर रहा है EV के लिए। अभी मैं खबर पढ़ रहा था 2030 तक JLR बोल रहा है कि हम लोग लगभग कंप्लीटली EV में चले जाएंगे और जो ग्लोबली जो गाड़ियां बेचेंगे वो EV ही होंगी। तो टाटा मोटर्स की तैयारी कहीं आगे है और इसके अलावा बैटरी का भी जो काम है, मुझे लग रहा है टाटा केमिकल्स काफ़ी काम कर चुका है जो EV बैटरीज के ऊपर। तो टाटा मोटर्स इज़ अ क्लियर विनर अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें तो। ओके, तो ये टाटा मोटर्स आपके लिए खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई ये ज़्यादा बेहतर है मारुति और दोनों में से। आइए बिल्कुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताएं नितिन जी। नितिन जी म्यूट हैं आप। सॉरी अनिल जी। जी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हम लोग देख रहे हैं ब्रेकडाउन हो रहा है और यहाँ पे मेरी जो वीकेस्ट स्टॉक है वो HUL है, जिसमें डेटा फॉर्मेशन काफी नेगेटिव बन रहे हैं। तो इसकी हम 2540 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 10 रुपया दूर है यहाँ से और जिसके प्राइस अभी 11 रुपए के आसपास है और इसके टारगेट आपके 30 रुपए के हो सकते हैं, यानी 10-11 रुपए की पुट ऑप्शन 30 रुपए की हो सकती है। स्टॉप लॉस 3 रुपए का रखना है, यानी 7 रुपए का रिस्क है। 300 शेयर का लॉट साइज है तो आप 21-2200 का रिस्क रख रहे हैं और 2 दिन एक्सपायरी को है, तो पॉसिबल है कि ये स्टॉक नीचे 2500 की तरफ आ सकता है, यानी 40-45 रुपए गिर सकता है। इसलिए हम 2540 की पुट ऑप्शन ले रहे हैं जिसके टारगेट 30 से 32 रुपए हो सकते हैं। तो ये आपके लिए HUL पर ऑप्शन खरीदारी की राय। अगेन ये भी स्टॉक गिर रहा है। सुबह से हम बात कर रहे हैं FMCG और IT दोनों कमजोर कड़ी दिख रहे हैं बाजार की और HUL अब 3% नीचे है। 2540 की पुट खरीद कर चले। इनफैक्ट एक बार देख लेते हैं बैन से बेनिफिट। अब एक ही स्टॉक बचा है, कल 2 स्टॉक्स हमने बाहर आते हुए देखे थे, क्या वापस कुछ स्टॉक्स आ सकते हैं? एक्सपायरी में 2 दिन बाकी हैं। आइए चलते हैं आशीष के पास बैन से बेनिफिट के लिए। आईबुल बचा है ना? आईबुल इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, 89% है, तो सर बाहर नहीं आ रहा है। और एक थोड़ा सा मुश्किल है डेल्टा कॉप का बताना। आज बड़ा मूव है, 5% स्टॉक चला भी है, 79% के साथ मार्केट वाइड पोजीशन के साथ बाहर आया था, अभी 123% है। 123 है? 123 है, जाने के चांस पूरे हैं। 123 में इतनी कम तो नहीं होगी आखिरी मिनटों में। एक ही दिन घूमने आया था बाहर, वापस अंदर रोल ओवर करवाने आया था, रोल ओवर करवा के वापस। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बना रहेगा और डेल्टा कॉप स्लाइड चांसेस हैं कि एंट्री कर जाए। आमतौर पर हम देखते हैं कि एक्सपायरी से एक दिन पहले रोल ओवर के लिए पोजीशंस बिल्टअप होती हैं, लेकिन यहाँ पर केस ज्यादा 122% है, पॉसिबिलिटी है एंट्री होने की। ओके, तो चलिए ये राय आपके लिए डेल्टा कॉप में आने की पूरी संभावना। डिक्सन टेक के भी रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप एक बार जरा डिक्सन टेक के रिजल्ट का अनुमान भी बता दें, तो फिर मैं 3-20 की स्ट्रेटेजी चाची भी ले लेंगे, हमारी भी तैयार है। तो आप पहले बताएं, पहले 3-20 कीजिए। सर डिक्सन टेक के अनुमान आपको बता देता हूँ।
अच्छे नतीजे आ रहे हैं। अगर आप देखें तो छोटे बेस का जो है यहाँ पर फायदा मिलते हुए नजर आएगा, क्योंकि आय में देखें 68% की बढ़त है। खास बात यह है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं तो यहाँ पर पास ऑन किया है, लग रहा है इसी के चलते जो मार्जिन है वो 3% से बढ़कर 4% रहेंगे। कामकाजी मुनाफा भी देखें तो काफ़ी बढ़िया है, इनफैक्ट 48 करोड़ से बढ़कर 123 करोड़, और मुनाफे का आंकड़ा भी बहुत दमदार है। स्टॉक में बड़ा करेक्शन भी आ गया, इसके बाद अब देखें तो नतीजे काफ़ी अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। 18 करोड़ से बढ़कर 61 करोड़। हर लिहाज से देखें डिक्सन टेक सालाना आधार पर बढ़िया नतीजे आएंगे। तो डिक्सन टेक बढ़िया नतीजे आएंगे। रिसेंट करेक्शन के बाद स्टॉक में थोड़ा बाउंस बैक भी दिखा था। अब देखते हैं नतीजों के लिहाज से कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। बाजार डेज लो पर आ रहे हैं, इनफैक्ट फ्रेश डेज लो पर हैं बाजार। आइए एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पर है 475 का निफ्टी। जानते हैं एलजी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। सर डाउ फ्यूचर्स तो कहीं नहीं गया, वो 125 अंकों की गिरावट जो सुबह से दिख रही है वही इस समय बरकरार है। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी ठीक ठाक एक्शन है। यूरोप सुस्त है, कच्चे तेल में थोड़ा रिबाउंड है, बट हमारे बाजार एग्जैक्ट आपके सपोर्ट लेवल पर हैं दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी 475 36 350 ये लेवल का कमाल है। देखिए कितने परफेक्ट लेवल है, लेकिन जिन लेवल्स पे बंद हो रहे हैं कोई बहुत रिकवरी के साथ बंद होंगे नहीं। बिल्कुल। सो लेने का तो कोई वजह नहीं है कि डे लो पर बंद हो रहे हैं, जिस तरह के मूड माहौल में बंद हो रहे हैं, और डाउ फ्यूचर्स भी 125 पॉइंट नीचे है तो खरीद के तो नहीं जाएंगे। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 16,200 का पुट ऑप्शन खरीद कर हेज कर लें, शॉर्ट है तो 16,700 का कॉल खरीद कर हेज कर लें। ये कर सकते हैं हम चाहे तो। बैंक निफ्टी में अगर आप लॉन्ग है तो 36,000 का पुट खरीद लीजिए, शॉर्ट है तो 36,500 का कॉल खरीद लीजिए या 36,600 का खरीद लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। बट रिस्क रिवॉर्ड रेशो थोड़ा शॉर्ट के फेवर में ज़्यादा दिख रहा है लॉन्ग के बजाय। ये दिख रहा है आज जिस तरह की क्लोजिंग मिली, थोड़ा सा कल और नीचे मिल सकता है, मसलन कि 16,350 16,425 कल हो सकता है आपको एक बार दिख जाए अगर आज अमेरिका थोड़ा खराब हो तो। हाँ। और आज भी एफआईएस के डेटा आपके खराब ही आएंगे, अच्छे तो आएंगे नहीं। करेक्ट, वो तो दिख ही रहा है, स्क्रीन पूरी दिन भर से आज सप्लाई दिखा रही थी। सो इसलिए 16,350 का गैप आपका पूरा होना है, तो यानी 100-125 पॉइंट की जगह और है निफ्टी में। हल्के रहेंगे तो खरीदने की जगह रहेगी। और बैंक निफ्टी में भी 36,075 36,200 की रेंज जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वहां तक आ जाता है तो आप हल्के रहेंगे तो बढ़िया है। हालांकि बंद एकदम 36,350 के सपोर्ट पे ही बंद हो रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन फ्रेश खरीदारी तो नहीं करनी इस रेंज में। भले कई बार ये होता है कि रेंज के लोअर एंड पर डर लगता है कि और नीचे आए, लेकिन रेंज का जो एंड है ना उसके एकदम लोअर एंड पे होता तो अलग बात है। तो थोड़ा सा और जगह है तो हम फ्रेश खरीदारी करनी होगी तो कल खरीदेंगे, आज नहीं। अगर और शॉर्ट है तो आप उसको कैरी कर सकते हैं। आज सुबह लंबे समय बाद ओपनिंग पर सेल कॉल दिया था। हाँ, बहुत टाइम बाद से रिकवर नहीं किया बाजार। हाँ, आज नहीं तो जनरली होता नहीं ना दीपा, ऐसा इंस्टेंटली दिया नहीं जाता। जहां से आपको लगे कि रिकवरी के चांस नहीं है वहीं पे आप दे सकते हैं कि सेफ हो शॉर्ट कॉल। तो आज गैप से नहीं खुलना काफी लोगों के लिए ठीक रहा, अच्छा रहा। उन्हें एग्जिट करने का मौका मिला। और अगर आपके पास है, सपोज आपका शॉर्ट है तो आप शॉर्ट कल के लिए कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट कैरी कर सकते हैं। हाँ, शॉर्ट कैरी कर सकते हैं। स्क्रीन जो दिखा रही है डाउ फ्यूचर, मतलब देखिए गलत पढ़ने में तो आप कभी भी गलत पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आपका डाउ फ्यूचर्स कमजोर है, रुपया आपका ढीला हो ही गया, कोई ऐसा मजबूत हुआ नहीं, कच्चा तेल आपका 106 107 है, एफआईएस की सेलिंग फिगर आनी है, डाउ में एक दिन पहले फेड की मीटिंग के पहले आपको कोई बहुत बड़ी तेजी बन जाए इसकी संभावना तो कम है। नतीजा अल्फाबेट वगैरह की कोई कमाल कर दे तो पता नहीं। तो ऐसे में मतलब सेंसिबली शॉर्ट की तरफ आपके लिए फेवरेबल रिवॉर्ड्स ज्यादा हैं, बस उतना ही है। अंडरस्टूड। चलिए रिस्क रिवॉर्ड अभी शॉर्ट्स के फेवर में है, चाहे तो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर ले, हेड जरूर मेंटेन करिएगा। आइए करते हैं स्वागत जय ठक्कर का कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, स्वागत है आपका। बताएं क्या करना है इस समय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। दीप सुबह पुट ऑप्शन दिया था बैंक निफ्टी पर और अभी भी कायम है वो, अभी 311-12 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड इन द मनी है। और एक चीज बहुत ही क्लियरली देखने मिल रही है दीप कि 36,500 के स्ट्राइक तो मेक और ब्रेक लेवल है और वो लेवल्स के नीचे अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। दैट मीन्स मेरे लिए तो ब्रेक डाउन ही है, इसलिए स्टॉक ऑप्शन ले रहा हूँ दीप। अपोलो टायर्स का आप 210 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे, ₹2.50 ₹2.70 ये रेंज में चल रहा है। 2.5 2.70 ये रेंज में खरीदे दीप। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 0.75 का, बट कल के लिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस 0.75 का। अगर थोड़ा बहुत भी अगर मार्केट बाउंस किया 0.75 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस फॉर वेडनेसडे इसका स्टॉप लॉस। टारगेट ऊपर में दीपांशु जो इसका निकल कर आ रहा है, फर्स्ट टारगेट विल बी 7.20 एंड सेकंड टारगेट विल बी 9.50। 7.20
9.50 ये दो टारगेट्स के लिए आप अपोलो टायर का हल्का सा इन द मनी स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे 210 के स्ट्राइक का। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 197.5। तो यहाँ से लगभग आपको 5% की एक गिरावट आपको लगभग नेक्स्ट 2 दिनों में देखने मिल सकती है। अपोलो टायर्स में काफी ओवरबॉट है, वहां से लॉन्ग अनवाइंड तो शॉर्ट्स भी थोड़े बिल्डअप हो रहे ऐसा लग रहा है, और अपना जो बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन है उसमें बने रहे। ओके, बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन जो आपने खरीदने की राय दी उसमें बने रहे, और वो पुट ऑप्शन था आपका 36,500 का, 435 और 515 के टारगेट के। जय, क्या लेवल्स नीचे दिख रहे हैं बैंक निफ्टी के कल के लिए आपको? ले जी 36,200 एक लेवल है जो नेक्स्ट मुझे ऐसा लग रहा है बिलो 36,500, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वो टेस्ट होने चाहिए पहले तो, एंड अगर वो लेवल्स होल्ड करता है तो हम वहां पे प्रॉफिट बुक करने की अपडेट भी देंगे। अगर नहीं तो देयर आफ्टर फर्दर आपको और 200 पॉइंट की करेक्शन इमीडिएटली आपको 36,000 तक देखने मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लुकिंग फॉर 36,200 एंड देयर आफ्टर 36,000, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आ रही है इमीडिएट बेसिस पर। ओके, अच्छा, एक आपने बंधन बैंक का भी पुट ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, वो भी स्टॉक ढीला ही है 270 के आसपास, वहां पर भी पोजीशन कैरी की जाए? हाँ बिल्कुल अनिल जी, वहां पे अभी भी वीकनेस नजर आई रही है और कोई खास रिकवरी है नहीं अनिल जी, नियर टू डेज लो ही ट्रेड कर रहा है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी उसमें बना रहना चाहिए। मेरे टारगेट जो है स्पॉट में करीब 255 के आसपास के। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर जय की राय, और साथ ही उनका एक बेहतरीन कैश का ऑप्शन भी बंधन बैंक पर भी रखिए नजर। 270 का पुट 4.5 के लेवल पर आप यहाँ पर कर सकते हैं खरीदारी। तो बैंक्स यहाँ पर आपको प्रेशर अब बनते हुए दिख रहा है, एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल्स पे हैं, तो ऐसा नहीं कुछ ज्यादा वहां से बाजार फिसल रहे हैं, बट गिरावट वहां पर आई है। जोमेटो की हम बात कर रहे हैं, एक इन्फो एज का भी चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि जोमेटो के साथ साथ इन्फो एज का भी कोरिलेशन आई थिंक 15% के आसपास की शेयर होल्डिंग है जोमेटो में इनकी, 4.25% नीचे। कुणाल जी, इन्फो एज जरा देखें सर इसको। देखिए चार्ट कमजोर है दीपांशु, एक रेजिस्टेंस था नौकरी के लिए लगभग 4200 के आसपास, उन स्तरों से टकराकर वापस से स्टॉक नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट भी कमजोर है और इमीडिएट चार्ट पर भी कुछ बिकवाली का दबाव है। अब अगला सपोर्ट 3800 पर है, 3800 का लेवल टूटा तो ये स्टॉक 3500 तक लुढ़क सकता है। तो यहां पर कोई खरीदारी की जल्दबाजी नहीं है, वेट एंड वॉच करें। 3800 टूटा तो 3500 के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे। ओके, तो अगर 3800 का लेवल टूटता है तो 3500 के लेवल भी आपको वहां पर आते हुए दिख सकते हैं। इन्फो एज यहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। एक इन्फोसिस पर राय लेना चाहूंगा वागले साहब से। आज सुबह भी हम देख रहे थे जब 1500 के नीचे आया था वागले साहब, 1450 के नीचे अब इन्फोसिस क्लोज हो रहा है, और आईटी की गिरावट यहीं से आज शुरू हुई थी। ऑफकोर्स बाकी स्टॉक्स में फिर ज्यादा गिरावट आई, बट लार्ज कैप आईटी में सबसे बड़ा लूजर इन्फोसिस ही है। जरा चार्ट पर राय दें सर। दीपांशु, और थोड़े लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 1400 का लेवल टेस्ट हो सकता है, 1460-70 ये सही लेवल है। अगर बाउंस बैक मिलता है वहां पर बेचने का, 1485 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1400 का टारगेट। यह है आपके लिए इन्फोसिस, जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। इनफैक्ट बाजार की ब्रेथ भी काफी खराब है। ये क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और करीब 15 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं। इनफैक्ट 12 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, बाकी सारे के सारे 38 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव हैं। इन्फोसिस आपके लिए टॉप लूजर रहा, बट अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग आई है। फार्मा, आईटी और साथ ही एफएमसीजी, बैंक्स, यहां पर भी वीकनेस है। ऑटो से भी आज सहारा नहीं मिला, और जैसा अनिल जी शो की शुरुआत में बता रहे थे, सभी सेक्टर्स आपको लाल निशान में बंद होते थे। तो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग आज आपने बाजार में आती हुई देखी है। इन्फोसिस, एचयूएल, एक्सिस बैंक आपके टॉप 3 लूजर्स। कोटक, बजाज ऑटो, विप्रो, डिवीज, आइशर, टाटा मोटर्स, ब्रिटानिया, अपोलो हॉस्पिटल्स, टाटा कंज्यूमर, एल&टी, टेक महिंद्रा, टीसीएस, टाटा स्टील, यहां पर भी आपने वीकनेस बनती हुई देखिए। बजाज फिनसर्व, क्योंकि परसों आने वाले नतीजे, बट मोर इंपॉर्टेंटली बोनस या शेयर विभाजन पर डिसीजन आएगा, इसलिए आपका टॉप गेनर रहा 5.5%। मेटल्स में थोड़ा बाउंस बैक था, टाटा स्टील ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट जेएसडब्ल्यू स्टील आज मजबूत दिख रहा था। कोल इंडिया में भी खरीदारी रही, और आईटीसी भी एकदम सपाट रहा। बाजार को थोड़ा सहारा इस काउंटर ने दिया है। वायदा कारोबार की तरफ आए तो यहां पर सन टीवी, एनबीसीसी ये एक्शन में रहे। डेल्टा कॉप बैन से बाहर आया था, बट शायद कल वापस बैन में चला जाए, आज ऊपर था। हिंदुस्तान कॉपर अच्छी खरीदारी रही। पीवीआर, एबीबी, पेज इंडस्ट्रीज, इप्का, संजीन, इंडिया मार्ट, नवीन फ्लोरिन और ग्रासिम कुछ काउंटर से जहां पर आपने खरीदारी देखी। बट मिड कैप आईटी, परसिस्टेंट, इंटेलेक्ट, एम्फोसिस टॉप 3 लूजर्स ट्रेड के। एल&टी टेक, ऑरेकल फाइनेंस, यहां पर भारी गिरावट। माइंड ट्री, बिरला सॉफ्ट, यहां पर भी बड़ी वीकनेस। एल&टी इन्फोटेक,
ये भी बड़ा ब्रेकडाउन आपको दिखाते हुए दिखा। इसके साथ ही वीकनेस थी जुबलेंट फूड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जीएसपीएल, गोदरेज कंज्यूमर, आरती इंडस्ट्रीज, ऑरो फार्मा, सुभाई वागले साहब ने शॉर्ट दे दिया था, मुथूट मनापुरम दोनों। नतीजों से पहले टाटा पावर, अपोलो टायर जिसके बारे में अभी जय बात कर रहे थे, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, निपॉन लाइफ, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, नतीजे ठीक ठाक थे बट स्टॉक में ब्रेकडाउन आपने आज फिर से देखा। मैरिको, कोलगेट और आईजीएल, लॉरस लैब्स, बीएचईएल ये भी आपके लिए कमजोर काउंटर्स रहे। खरीदारी आपने देखी थी कुछ काउंटर्स पर जो होल्ड आउट कर रहे थे। पीवीआर में थोड़ा आपने एक्शन देखा। रैमको सीमेंट भी आज पॉजिटिव दिखा। जोमैटो 2 दिनों में बड़ा ब्रेकडाउन इस काउंटर में आपको आते हुए दिखा और आज भी करीब 10% फिसला है। तो 2 दिनों में लगातार 10% की गिरावट आपने जोमैटो में आती हुई देखी। पेटीएम ये भी थोड़ा एक्शन में आपको दिख रहा था गिरावट के साथ। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 7% नीचे ये काउंटर रहा। इसके साथ ही आपने देखा प्रेस्टीज एस्टेट, सनटेक रियल्टी, वरॉक इंजीनियरिंग, बैंक ऑफ इंडिया, जस्ट डायल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और कजारिया सिरामिक्स यहाँ पर भी बड़े ब्रेकडाउन्स रहे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जबरदस्त नतीजों के बाद यहाँ पर पॉजिटिव रिएक्शन रहा। करूर वैश्य बैंक पॉजिटिव था। कैस्ट्रॉल यहाँ पर खरीदारी आपको दिखी। साइंट एक आउटलायर था मिड कैप आईटी में। राइट्स, ज्योति लैबोरेटरीज, अलेम्बिक फार्मा यहाँ पर भी थोड़ी खरीदारी दिखी। बट अनिल जी ओवरऑल कल के मुकाबले आज ज्यादा आपने सेलिंग का प्रेशर देखा है क्योंकि ब्रॉड बेस सेलिंग रही सर। 475 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जस्ट नीचे प्रोविजनल क्लोज आ रहा है और एग्जैक्टली 36,350 पर बैंक निफ्टी का प्रोविजनल क्लोज। बिल्कुल डे हाई पर खुले, डे लो पर बंद हो रहे हैं। तो आज का सेशन निराशाजनक और किसी भी लेवल से दीप साइजेबल रिकवरी नहीं आई। ये बड़ी चिंता की बात है। कोई भी ढंग का एक भी अच्छा सा बाउंस बैक एक सुबह थोड़ा सा मिला था बस वो भी बैंक निफ्टी में और उसके अलावा बिल्कुल भी कहीं नहीं। और बैंक निफ्टी भी देखिए 36,350 का देखिए लेवल देखिए एकदम परफेक्ट उसी लेवल पे जाके बंद हुए। 36,350 और 16,475 के आसपास निफ्टी तो परफेक्ट लेवल पर जाकर मार्केट बंद हुए। बिल्कुल सर। चलिए नेस्डेक फ्यूचर्स 30 पॉइंट नीचे है, डाउ फ्यूचर्स 130 पॉइंट नीचे है। ये हमारे बंद होने के वक्त का हालचाल है। कच्चा तेल भी एक बार मैं बता दूं, रुपया आपको 79.78 दिखेगा। 5 पैसे का फायदा है, थोड़ा गिरा नुकसान है, 5 पैसे का नुकसान है, 5 पैसे का नुकसान है। और कच्चा तेल एक बार जरा देख लेते हैं क्या हालचाल है। 107 के आसपास है, लगभग वही है। ठीक है, फाइनल क्लोजिंग आया उससे पहले बता दूं बाजार बंद होने के बाद का एक्शन क्या है। एक ही केमिकल कंपोजिशन से बनी अलग अलग कंपनियों की दवाओं की कीमतों में भारी अंतर होता है। आखिर क्यों? दरअसल कंपनी अपने ब्रांड वैल्यू के हिसाब से दवाओं की कीमतें वसूलती है और कई बार डॉक्टर भी कमीशन लेकर महंगी दवाएं लिखते हैं। लेकिन क्या अब 1 मॉलिक्यूल 1 MRP की बात जो उठने लगी है, आज आपकी खबर आपका फायदा में हम इस पर करेंगे चर्चा। समझेंगे आखिर 1 मॉलिक्यूल 1 MRP के लागू होने से क्या क्या फायदा होगा, इसे लागू करने में दिक्कतें क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे बाजार में घटिया दवाएं बिकने लगेगी। साथ ही इन पर फायदा और नुकसान दोनों पर करेंगे बातचीत। डॉक्टर विरंची शाह होंगे हमारे साथ, प्रेसिडेंट IDMA के, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। हमारे साथ होंगे जगन्नाथ शिंदे साहब, चेयरमैन AIOCD, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। डॉक्टर प्रणव प्रकाश, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। इन सबसे करेंगे बातचीत शाम 6 बजे। एक दवा एक दाम। ITR डेडलाइन बस अब कुछ ही दिन बाकी है। अगर आपके मन में रिटर्न से जुड़ा हुआ कोई भी कंफ्यूजन सवाल है तो पूछिए हमसे और समय पर रिटर्न भरकर पेनल्टी से बचे। शाम 6:30 बजे मनी गुरु टैक्स हेल्पलाइन में हमारे साथ जुड़ेगा। रिटर्न की टेंशन को दूर करिए। हमारे साथ होंगे टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग। दीप, भर दिया रिटर्न? हाँ सर। मृत्युंजय? अच्छा, मेरे पूछने का इंतजार कर रहे थे। ओके, जरा पैनल पे भी चेक करवा लिया है। अच्छा, मैं ये तब पूछूं जब मेरा भर गया है। मेरा वीकेंड पे ही हुआ ना, इसीलिए तो पूछा, नहीं तो इतने दिन में पहले भी पूछा। सबका हो गया ना भाई लोगों? किसी का बाकी तो नहीं? हिमांशु जी का नहीं हो गया। हिमांशु जी हाथ खड़ा किस लिए किया? बाकी जय का बाकी है, कुणाल जी का बाकी है, हिमांशु जी का बाकी है, सुमित जी नहीं, सुमित जी। अच्छा, सबका हो गया। अच्छा, बंसल जी बोलिए, आपका भी बाकी है? अनिल जी बाकी अनिल जी है तो अभी इंडिविजुअल के लिए अनिल जी हमारा थोड़ा साइज बड़ा है अनिल जी, कंपनी वाले हैं, उसकी डेडलाइन अलग होती है अनिल जी। ओह अच्छा, सो सॉरी हमें पता नहीं था भाई, मतलब सॉरी यार। हम तो इंडिविजुअल वाले सैलरी फॉर्म 16A वाले लोग हैं, तो हम तो वैसा ही है। चलिए बढ़िया है, भगवान करे आपका रिटर्न दिन ब दिन भारी से भारी होता रहे और आप इसी तरह से तरक्की करें, हमारी तो यही शुभकामनाएं। चलिए, लेकिन जिन जिन के रिटर्न की समय सीमा आ चुकी है,
कृपया समझ सकते हो कि बहुत सारे लोग एक्चुअली डिमांड भी कर रहे हैं Extend कि करें थोड़े deadline, एक्सटेंशन के बिल्कुल लिए, सर। और कई जगह बारिश की वजह से बाढ़ की वजह से दिक्कतें आई भी हैं, तो लोग कह भी रहे कह भी रहे हैं हैं कि कि होना कई जगह वाकई में जेन्युइनली कई जगह दिक्कतें हैं। तो देखिए अब क्या होता है, लेकिन हाँ हो सके तो पहले कर दीजिए। अब वो एक्सटेंड होगा नहीं होगा तो लास्ट मोमेंट पे होगा, पता नहीं। स्ट्रेस लेना पड़ेगा। स्ट्रेस लेने से बेटर है कि आप ये कर लें। आप डिप्रेशन से ठीक होने के लिए जो दवा लेते हैं वो आपको ठीक करने के बजाय बीमार कर रही है। इंडिया 360 डिग्री में हम इस पर बताएंगे, क्योंकि ऐसी एक स्टडी सामने आई है जिसमें कैसे डिप्रेशन के नाम पर बेची जा रही दवा आपको बीमार करती है, और डिप्रेशन से बचने के लिए दवा नहीं ले तो क्या आप ठीक हो सकते हैं? वाह, ये भी कमाल है। ये दवा कर देगी बीमार, ये हमारी आज की कवर स्टोरी। राजनीतिक दलों की तरफ से की जाने वाली मुफ्त की घोषणाओं से इकोनॉमी पर बोझ बढ़ता है। इसमें मुफ्त में सुविधाएं देने की घोषणाओं पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इंडिया 360 डिग्री में हम आपको बताएंगे पूरी खबर, जानेंगे कि कैसे मुफ्त की घोषणाओं से इकोनॉमी पर पड़ता है असर। मुफ्त का चंदन इकोनॉमी पर चुना। वाह, ये अच्छा है, बढ़िया। तो चलिए, मुफ्त का चंदन इकोनॉमी पर चुना, रात 8 बजे की हमारी एक और कवर स्टोरी। ये है आज का पूरा शाम का कार्यक्रम। फाइनल क्लोजिंग ओ दीपक क्या बोलेंगे? 16,483 16,475 मैं बोला भी था 83 आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट लेवल राउंड फिगर में 75 एग्जैक्टली वहीं जाकर बंद हुआ। यानी कि आपको अब ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ या नहीं हुआ कंफ्यूज रखेगा। बिल्कुल। और बैंक निफ्टी पे 36,350 था, लेकिन बंद होते होते 36,400 आया है। तो लेट्स सी अब क्या होता है, लेकिन हाँ जो भी है अब ये आपके सामने। आइए, विदा लेने का वक्त है। चोपड़ा साहब, कुणाल जी, राकेश जी और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वागले साहब, जय ठक्कर साहब, हिमांशु जी और नितिन जी का भी दिल से शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल है बुधवार, मिडवीक ट्रेडिंग सेशन है, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।